हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रवीण गोलछा। आज मैं आपको इन्वेंट्री का एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। इन्वेंट्री में जो सबसे तकलीफ देता ना, वो स्टूडेंट को तकलीफ देता बेटा स्टॉक टेकिंग का कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ये आपको वादा करता हूं या दावा करता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि आज के बाद इन्वेंट्री के स्टॉक टेकिंग का जो आपके मन में डर है ना बेटा, वो पूरे के पूरे डर को मैं खत्म करने वाला हूं। चलिए, मैं केवल इन्वेंट्री का स्टॉक टेकिंग के ऊपर बात करूंगा। ओके, चलिए। अब पहले मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, पहले मैं फटाफट कॉन्सेप्ट दूंगा। और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये रिवीजन का वीडियो है ना, मतलब मैं एकदम बेसिक से बात नहीं करूंगा, मैं रिवीजन कराऊंगा। लेकिन मेरे क्वेश्चंस इतने जोरदार रहेंगे, इतनी सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने पहले पढ़ के रखा होगा तो वो पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं वो आईसीआई का स्टडी मैट है, आरटीपी है, एमटीपी और पास एग्जाम क्वेश्चन। मतलब इन्वेंट्री में जो स्टॉक टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये जहां जहां पे भी है उन सब के क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको मालूम है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च के दिन जो स्टॉक है वो अपनी बैलेंस शीट के एसेट में आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हर बिजनेसमैन 31 मार्च के दिन ही अपना स्टॉक वैल्यूएशन करे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जरूरी नहीं है कि हो पाए, हो जाए तो अच्छी बात है। अगर हो गया 31 मार्च को स्टॉक, भाई 31 मार्च का दिन अगर आपने स्टॉक ले लिया तो बात खत्म। अगर आपने 2 लाख रुपए अमाउंट निकाल लिया तो 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में प्लेस कर दो, ये टॉपिक एप्लीकेबल ही नहीं होगा। लेकिन ये टॉपिक की बात का बात यह है, जब अगर कोई बिजनेसमैन 31 मार्च के पहले या 31 मार्च के बाद स्टॉक लेता है, जैसे मान लीजिए उसको लगता है कि 15 मार्च को मैं स्टॉक ले लेता हूं, क्योंकि 15 मार्च को ऐसा मान लो कि संडे आ गया, धंधा मंदा है, तो उसको लगता है कि 15 मार्च को मैं दुकान बंद करके 15 मार्च को मैं स्टॉक ले लेता हूं। या कभी ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च के बाद भी स्टॉक लिया जा सकता है। 31 मार्च तक मेरे को फुर्सत ही नहीं थी, ठीक है, मैंने 5 अप्रैल को स्टॉक लिया। लेकिन अब आपको मालूम है कि अगर पहले वाले ये 2 केस हो गए, मतलब जो स्टॉक लिया जाता है ना बिजनेस में एक्चुअल में, वो 31 मार्च के पहले भी हो सकता है, 31 मार्च के बाद में भी हो सकता है। अगर 31 मार्च के दिन मैंने स्टॉक लिया 15 मार्च को, मान लीजिए इसकी ये स्टॉक है उस दिन 3 लाख रुपए, तो क्या ये 3 लाख रुपए में अपनी बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए लिख दूं क्या? मेरी बैलेंस शीट कब बनती है आपको मालूम है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, इसका मतलब क्या हुआ, 31 मार्च के दिन जो जो एसेट है और 31 मार्च के दिन जो जो लायबिलिटी, वही तो लिखना पड़ेगा ना भैया। अरे भैया एक बात बताइए, अपन जो 31 मार्च क्या लिखते हैं अपन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, इसका मतलब 31 मार्च के दिन मेरी ये एसेट और ये मेरी लायबिलिटी है। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि ये 15 मार्च को अपना स्टॉक था 3 लाख रुपए, अब मुझे लेकिन स्टॉक कब का चाहिए, 31 मार्च को, तो मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि 15 मार्च का जो स्टॉक है और 31 मार्च का स्टॉक अलग होगा, तो मुझे 31 मार्च के स्टॉक तक पहुंचना है। ये टॉपिक आपको वही सिखाने वाला है। या अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैंने स्टॉक लिया 5 अप्रैल को, तो मैंने स्टॉक आगे का डेट का लिया, 31 मार्च के बाद दिया, मैंने 5 अप्रैल को स्टॉक लिया, जबकि मुझे आना कब है बेटा, 31 मार्च को, तो मुझे बैक आना पड़ेगा 5 मार्च के स्टॉक को के बेस पर मुझे 31 मार्च के स्टॉक तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड कैलकुलेशन। पहले वाला था फॉरवर्ड, दूसरा वाला क्या है बेटा, बैकवर्ड। तो हम यही दोनों चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो चलो अब मैं ये देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 31 मार्च के पहले मैंने स्टॉक ले लिया 15 मार्च को, तो अब जरा सोचिएगा, 15 मार्च को मैंने स्टॉक लिया, लेकिन मेरे को पहुंचना कहां है, 31 मार्च को, क्योंकि यहां का जो स्टॉक होगा ये मेरी बैलेंस शीट में मुझे दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में एज क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आपको मालूम है था, बचपन से सुने आप लोग ने ये। अब ये 15 मार्च को जो स्टॉक है ना, ये मान लीजिए 3 लाख रुपए का है, और स्टॉक का वैल्यूएशन आपको मालूम है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पर एनआरवी के ऊपर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, कॉस्ट पे स्टॉक रिकॉर्ड होगा। तो 15 मार्च के दिन जो स्टॉक है ना वो अपना 3 लाख रुपए है। अब जरा सोचना, ये 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान, इस दौरान कुछ हमको स्टॉक मिला होगा, आया होगा, और कुछ गया होगा, इशू हुआ होगा। ठीक है, कुछ आया होगा, कुछ गया होगा। एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल ले लो, 3 लाख रुपए का हमारे पास 15 मार्च को स्टॉक है। ठीक है, अब मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक और आया। कैसे आया, मैंने परचेस कर लिया तो आया। तो अब आप एक बात बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जवाब देते रहिएगा, आप जहां पे बैठे हैं अपना आंसर देना। ठीक है, आप ये सोचना मेरे सामने आप बैठ के पढ़ रहे हो। ओके, तो 3 लाख रुपए का स्टॉक है, 2 लाख रुपए का मेरे पास स्टॉक और आ गया, तो नेचुरली अब मेरा स्टॉक कितना हो गया बेटा, 31 मार्च के दिन 5 लाख।
3 लाख पहले से था, 2 लाख रुपए और आगे 31 मार्च के पहले, तो 31 मार्च के दिन मेरा स्टॉक कितना हो गया बेटा? 5 लाख। सिंपल है। अब एग्जांपल 2 लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये जोड़ने के बाद मेरा स्टॉक कितना हो गया? 5 लाख। अभी इशू भी तो होता है, स्टॉक जाता भी तो है। जाता कैसे? मैंने सेल कर दिया। तो भैया मान लो 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है ना, 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है ना, ये मैंने बेच दिया। 1 लाख रुपए का स्टॉक मैंने बेच दिया। तो अगर मैं स्टॉक बेचूंगा, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने जो गुड्स बेचा ना वो 1,20,000 रुपए का बेचा है। सेल प्राइस 1,20,000 की है, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख। तो 1 लाख की कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया। तो नेचुरली 5 लाख की कॉस्ट प्राइस का माल मेरे पास था, उसमें से 1 लाख की कॉस्ट प्राइस का भाई गुड्स 31 मार्च के पहले चले गया। तो चले गया तो माइनस हो जाएगा। ये जो 1 लाख है इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा। तो अब मेरा स्टॉक कितना बचा 31 मार्च में? 4 लाख। देखो 3 लाख रुपए का स्टॉक था 15 मार्च को, मैंने 31 मार्च के पहले 2 लाख का माल और खरीद लिया, तो मेरा 5 लाख हो गया। लेकिन 1 लाख का माल मैंने इस दौरान बेचा भी है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 31 मार्च के दिन मेरा स्टॉक आ गया 4 अप्रैल। कुल मिला के मैंने क्या किया? मुझे क्या करना है? मुझे करना ही है बेटा, ये जो पीरियड है 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के पीरियड का जो ट्रांजेक्शन है, जो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं 31 मार्च के स्टॉक तक आ जाऊं। और नॉर्मल केस में क्या होगा? जितना इस दौरान रिसीव होगा स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस कर दो, स्टॉक कम होगा तो माइनस कर दो। इतनी इससे आसान बात और क्या होगी? लेकिन बेटा कुछ इन दोनों के अलावा, ये तो करना ही है आपको, ये तो दोनों करना ही है बेटा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ यूनिक टाइप के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और उसके बाद मैं कवर करने वाले बेटे कुछ क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन हैं जो आपके स्टडी में आरटीपीज और पास एग्जाम क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं फॉर्मेट कुछ आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, इसको पहले अपन समझते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बच्चों टाइप का लगेगा। ठीक है, चलिए मैं पूरी तैयारी से आया हूं, आप भी पूरी तैयारी से इसको सुनिएगा। ओके, दिल तक जाएगी बात आपके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने, इन्वेंट्री टेकिंग मे बी डन आइदर बिफोर और आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, बात हो गई है। अगर 31 मार्च के पहले हमने स्टॉक कब लिया बेटा? 31 मार्च के पहले। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे एग्जांपल लिया, देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टेक ओवर एज ऑन 15 मार्च। हमने 15 मार्च को स्टॉक ले लिया। अब हमको 15 मार्च से कहां तक पहुंचना है? 31 मार्च तक। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान जो भी गुड्स आया होगा तो उसको प्लस कर देना, और जो गया होगा मतलब इशू होगा उसको माइनस कर देना। और इसके साथ साथ में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ गलतियां रहेगी, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ताकि अपना स्टॉक सही हो जाए। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहां पे। मान लीजिए 15 मार्च को जो आपने स्टॉक लिया ना, इसकी अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख रुपए। ओके, तो अब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? इसको मैं अलग कलर से यूज करता हूं। ये मैंने बेटा ये 1 लाख रुपए मान लो, 1 लाख रुपए का स्टॉक है 15 मार्च को। अब मेरे को कहां तक पहुंचना है? मुझे 31 मार्च तक यहां तक पहुंचना है। तो अब देखो क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस करना है, 1 बाय 1 सोचते रहना। और मैं जो भी बोलूंगा ना, तो आप इस 1 लाख को बेस लेकर आपको सोचना है, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन। चलिए, और ये बताना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करूं मैं। सबसे पहले मैंने परचेस किया, नेचुरली परचेस करूंगा तो क्या होगा? गुड्स मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस। 1 लाख का माल था, मैंने 20,000 का और खरीद लिया 31 मार्च के पहले, तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, 1,20,000 रुपए हो जाएगा। तो ये 20,000 रुपए मैंने और परचेस कर लिया, तो ये क्या हो गया बेटा? प्लस। ओके, इसके बाद परचेस रिटर्न, मतलब हमने गुड्स को वापस कर दिया, तो वापस करने से गुड्स जा रहा है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। परचेस प्लस होगा तो परचेस रिटर्न माइनस होगा, सिंपल। जा रहा है, इशू हो रहा है। इसके बाद सेल, अगर हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारा जाएगा, जब गुड्स हमारा जाएगा, इशू हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना बेटा, परचेस और परचेस रिटर्न की एंट्री हमेशा किससे होती है? कॉस्ट प्राइस। तो जो सेल है, सेल अपन सेल प्राइस पे करते हैं, लेकिन यहां पे जो माइनस करोगे वो किस पर करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पर। अब इसका लॉजिक सुन लो जरा। देखो, ये जो 1 लाख है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। और भैया अपन स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? कॉस्ट पे। एनआरवी को एक बार गोली मारो, सॉरी, है ना। तो अब आपको 31 मार्च को भी क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो भैया हर चीज कॉस्ट लिखोगे,
कॉस्ट 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 लिखोगे तभी तो कॉस्ट आएगा। मैं कहीं कॉस्ट लिख दूं, कहीं सेल प्राइस लिख दूं, तो कॉस्ट कैसे आएगा? तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, आपको एक ही बात ध्यान रखना है, वो है कि हर चीज आपको कॉस्ट पे लिखना है, हर चीज आपको कॉस्ट पे लिखना है। तो आपको सेल प्राइस पे दिया रहेगा ना, तो उसकी कॉस्ट निकाल देना। अब ये कॉस्ट कैसे निकलेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ जी, सेल में इशू हो रहा है तो माइनस होगा, लेकिन सेल की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल रिटर्न होगा तो गुड्स वापस आएगा तो प्लस करना पड़ेगा, रिसीव हो रहा है, लेकिन ये भी किस पर आएगा? कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों को ध्यान रखना कि सेल और सेल रिटर्न सेल प्राइस पे दिया रहता है नॉर्मली, तो उसको आपको कॉस्ट प्राइस निकालकर उसको प्लस माइनस यहां पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? गुड्स लाइंग विद कंसाइनी। क्या मतलब हुआ? गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, इसका मतलब समझिएगा बेटा। मान लो 1 लाख रुपए का मेरे पास 15 मार्च को स्टॉक है। अब 31 मार्च को मेरे को मालूम चला कि मेरा जो एजेंट है ना, मेरे एजेंट के पास 10,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है, मेरे यहां नहीं है। ये देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये 15 मार्च को जो स्टॉक अपन ने निकाला है ना, वो हमारे यहां का है, हमारे यहां का, हमारी शॉप का। अब 31 मार्च को मेरे को स्टॉक निकालना है, तो मुझे पता चला कि 31 मार्च के दिन देखो हुआ क्या होगा, जब मैंने कंसाइनी को माल भेजा ना, तो मेरा स्टॉक कम हो गया होगा। मान लीजिए मैंने कंसाइनी को 50,000 रुपए का माल भेजा, तो मेरा स्टॉक 50,000 से कम हो गया होगा। ऐसा ऐसा समझो बेटा, इसको ऐसा समझना। ये देखिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक था, मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक था मेरे शॉप पे। अभी क्या हुआ, मैंने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी को मैंने माल भेज दिया बेटा 50,000 का, तो मेरा मेरा शॉप का स्टॉक कम हो गया होगा। कितना हुआ? 1,50,000 रुपए। ये मेरे शॉप का स्टॉक है। जब मैं फिजिकल काउंट किया होगा तो मैंने कितना आया? 1,50,000। लेकिन 31 मार्च को मेरे को मालूम चला कि वो जो 50,000 का जो माल था ना, 50,000 के माल में से कंसाइनी के पास 10,000 रुपए का माल पड़ा रह गया, तो कंसाइनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने जब अपना स्टॉक निकाला तो 1,50,000 रुपए निकला। अब मुझे पता चला कि मेरे एजेंट के पास भी 10,000 का माल पड़ा हुआ है, ये भी तो मेरा है ना बेटा। तो मेरा टोटल स्टॉक क्या होगा? ये 10,000 रुपए में ऐड करूंगा। ओके, मतलब कंसाइनी का जो स्टॉक है, मतलब मेरा जो स्टॉक है जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो भी मेरा स्टॉक है। तो ये मेरे स्टॉक में शामिल नहीं था, इसलिए मुझे इसको शामिल करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा देखो, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी एट कॉस्ट। ये भी किस पे करना है बेटा? एट कॉस्ट। एक बात तो दिमाग में बैठा लो, हर चीज किस पे लिखाना है बेटा? कॉस्ट पे। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? कभी कभी ना आपको गुड्स दिया रहेगा इनवॉइस प्राइस पर, तो कंसाइनमेंट में आप इनवॉइस प्राइस पढ़ते हो ना, तो इनवॉइस प्राइस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, कैसे कन्वर्शन का बात करेंगे। तो ये भी क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस, क्योंकि अपना स्टॉक बढ़ रहा है। इसके बाद गुड्स ऑफ कंसाइनर हेल्ड एज कंसाइनी। हो ये क्या मतलब है? सुनो मेरी बात। देखो मान लीजिए मेरी शॉप में स्टॉक 2 लाख रुपए का है, मान लेता हूं 31 मार्च को, या कोई भी पर्टिकुलर दिन। ठीक है, अब मैं खुद का भी बिजनेस कर रहा हूं, और ये जो एक्स है उसका मैं एजेंट भी हूं, मैं उसका एजेंट भी हूं, कंसाइनी भी हूं, मैं उसका कंसाइनी भी हूं। अब जरा सोचना क्या हुआ, ये मेरे को माल भेजेगा, वो जो ये कौन हो गया बेटा? कंसाइनर। एक्स कौन हो गया? कंसाइनर। ये मुझे माल भेज रहा है भाई, मान लो उसने मेरे को 1 लाख का माल भेजा, ठीक है, ये तो उसका माल है ना। अब मैंने 80,000 का माल बेच भी दिया, लेकिन साल के आखिर में 20,000 का स्टॉक पड़ा रह गया। तो ये जो 20,000 का स्टॉक पड़ा रह गया, वो भी तो मेरे इसमें शामिल हो गया होगा, क्योंकि मेरे शॉप में ही स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि टोटल 2 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास है, पर उसमें से 20,000 का स्टॉक है ना, ये मेरा नहीं है, वो कंसाइनर का है, किसी और का है, किसी दूसरे आदमी का है। तो मेरा स्टॉक कितना होगा? 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपने स्टॉक में कंसाइनर का स्टॉक शामिल हो गया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑन अप्रूवल विद कस्टमर एट कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी वही बात है बेटा। देखो मान लीजिए मेरे पास 15 मार्च को 2 लाख रुपए का स्टॉक है, मेरे पास 15 मार्च को 2 लाख रुपए का स्टॉक है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे पता चला कि 31 मार्च को, ये तो मेरे शॉप पे है, अब मुझे क्या पता चल रहा है कि 31 मार्च को मेरा 30,000 रुपए का जो स्टॉक है ना, वो पड़ा है बेटा कस्टमर के पास, वो कस्टमर के पास पड़ा है, लेकिन अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया है, पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल। तो अब जरा सोचो, 2 लाख रुपए का स्टॉक तो मेरे शॉप में ये मान लो 31 मार्च को भी 2 लाख का ही माल है, ऐसा मान लेता हूं। अब 30,000 का जो माल है मेरे शॉप में नहीं है, पड़ा है किसके पास? मेरे कस्टमर के पास, लेकिन अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया, तो ये स्टॉक मेरा है। तो मेरा टोटल स्टॉक कितना हो गया बेटा 31 मार्च को? 2,30,000 रुपए। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है कि जो कस्टमर के पास अगर माल पड़ा ना, जैसे याद करो
कंसाइनी के पास अगर मेरा स्टॉक है उसको भी मैंने जोड़ा था, तो वैसे कस्टमर के पास जो माल पड़ा है वो उसको भी मैं जोड़ूंगा क्योंकि मेरा स्टॉक है। तो शॉप का जो स्टॉक है मतलब यहां पे जो पड़ा हुआ है, तो दूसरे लोगों के यहां जो पड़ा है वो मेरा स्टॉक है, तो मैं अपना स्टॉक को बढ़ाऊंगा। भाई बैलेंस शीट में तो मैं टोटल अपना स्टॉक दिखाऊंगा, चाहे मेरे यहां पड़ा है या कहीं और भी पड़ा हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। आगे, गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक बट टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। देखो कई बार क्या होता है, भाई मान लीजिए मेरे पास 31 मार्च का स्टॉक है, मान लीजिए 3 लाख रुपए, ठीक है, ये स्टॉक है फिजिकली मेरे पास पड़ा हुआ है। अब जब मैंने देखा ना तो पता चला कि इसमें से 10,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं अपने बायर को मैं बेच चुका हूं, मैंने बायर को ओनरशिप दे दिया। तो ओनरशिप दे दिया मतलब भले वो ले नहीं गया, डिलीवरी ले नहीं गया, पर वो स्टॉक मेरा नहीं ना, मेरे में शामिल हो गया गलती से, लेकिन इसका ओनर कोई और है। तो जब मैं ओनर रहता हूं तो मैं जोड़ता हूं, तो ये मैं ओनर नहीं हूं, तो मतलब मेरा स्टॉक कितना है, 2,90,000। तो एक बात ध्यान रखना, अपन अपना स्टॉक गिनते हैं पर पता चलता है कि इसमें से कुछ माल किसी और का है, हमारे यहां पड़ा हुआ है गलती से, अभी तक वो ले नहीं गया, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसलिए इसको करेंगे माइनस। चुन चुन के पॉइंट लेकर आए बेटा, मतलब ये मान लो कि आज का लेक्चर आपने देख लिया ना, तो इन्वेंट्री में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब समझ लो बेटा, देखो मान लो 31 मार्च को मेरे पास 5 लाख रुपए का शॉप में स्टॉक पड़ा हुआ है, ये शॉप में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैंने 31 मार्च के पहले मैंने गुड्स परचेस कर लिया, भाई मान लो 20,000 रुपए का गुड्स मैंने परचेस कर लिया, 31 मार्च के पहले, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं है, इन ट्रांजिट है। तो आपको मालूम है बेटा कि दुनिया के किसी भी कोने पे अगर मेरी ओनरशिप का स्टॉक है ना, तो मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तो 5 लाख का स्टॉक तो मेरे पास है, मैं उसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूं, और 20,000 का स्टॉक ट्रांजिट में, वो भी तो मेरा स्टॉक है ना, तो ये 20,000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो कुल मिला के आप देख सकते बेटा, इसको भी करूंगा मैं प्लस। कुल मिला के एक बात मेरे को समझ आ गई कि 31 मार्च के दिन मेरा स्टॉक कहीं पर भी पड़ा है, चाहे कंसाइनी के पास पड़ा है, चाहे कस्टमर के पास पड़ा है, या ट्रांजिट में पड़ा है, ये मेरा स्टॉक है, तो मैं अपने स्टॉक को बढ़ाऊंगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एटसेट्रा। कई बार क्या होता है, गुड्स को हम चैरिटी के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में, पब्लिसिटी के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में बांट देते हैं, दे देते हैं। तो नेचुरली स्टॉक जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अपना स्टॉक कम हो रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, ये अपन कब की बात करें, 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, इन्वेंट्री जो होता है ना, हम लोग जो स्टॉक लेते हैं ना, तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 टाइप के स्टॉक है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मेरे पास 10 टाइप के गुड्स का स्टॉक है। अब मैं सबका वैल्यूएशन लिखाऊंगा, मान लो इसका 10,000 रुपए, इसका मैंने स्टॉक किया 15,000 रुपए, इसका मान लीजिए मैंने 3 लाख किया, एंड सो ऑन। इसके बाद मैंने लगाई टोटल, और टोटल मैंने कर दिया 9,70,000 रुपए। टोटल कितना लग गया, 9,70,000 रुपए। अब मैंने 9,70,000 का टोटल लगा लिया, तो मेरा स्टॉक 9,70,000 का, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला, जब मैंने रिकैलकुलेट किया, कि इसका टोटल 9,80,000 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको अंडर वैल्यू कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अंडर वैल्यू कर लिया, तो मेरा स्टॉक कम हो गया होगा। अब मेरे स्टॉक को मुझे 10,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, ये गलती, उस गलती को सही करना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड रह गया, मतलब स्टॉक मैंने गलती से कम दिख गया, तो अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, गलती सब पता चलेगी तो मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरा स्टॉक क्या होगा बेटा, प्लस होगा, ठीक है। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मैंने स्टॉक ज्यादा लिख दिया, भाई लिखना था मान लो लिखना था 5,70,000, मैंने लिख दिया 5,80,000, मैंने गलती से ज्यादा लिख दिया, तो मुझे सही करना पड़ेगा। तो स्टॉक को मैं क्या करूंगा, माइनस। तो अंडर वैल्यूएशन होगा तो प्लस, और ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस। और सुन लो बेटा, इतना सीख गए ना, बात खत्म, इतना सीख गए तो बात खत्म। ओके, तो ये है बेटा पूरा का पूरा। अगर आपने पहले स्टॉक ले लिया, तो उस केस में 31 मार्च आने तक आपको लगभग सारे एडजस्टमेंट मैंने कवर करा दिए बेटा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो इतनी चीजें कवर होगी। तो लॉजिक के लिए एक बार आप चाहो तो वापस से मेरे वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हो, तो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम 31 मार्च के बाद स्टॉक लेते हैं, मान लीजिए मैंने स्टॉक लिया 5 अप्रैल मैंने स्टॉक कब लिया, 5 अप्रैल। अब जरा सोचने की बात है, ये 31 मार्च को जो स्टॉक है ये मेरा बैलेंस शीट में आना चाहिए, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, मैंने स्टॉक लिया बेटा 5 अप्रैल को। अब मान लीजिए 5 अप्रैल को जो मैंने स्टॉक लिया ना, तो उस दिन मैंने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, और मान लीजिए मेरा 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। अब मेरे को
रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाने के लिए क्या होता है, सब चीज उल्टी हो जाएगी, सब चीज उल्टी हो जाएगी, सब चीज मतलब कुछ चीजें उल्टी हो जाएगी। जैसे बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे थे पहले वाले पार्ट में, जब 15 मार्च से 31 मार्च बढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, रिसीट को प्लस कर रहे थे, इशू को माइनस कर रहे थे। और अब क्या करना पड़ेगा बेटा, अब आपको करना पड़ेगा इशू को प्लस और रिसीट को माइनस। उल्टा कर लो आप, लॉजिक दूंगा बेटा, चिंता मत करना। पहले तो एक बार, लेकिन क्या होता है एग्जाम में ना, ज्यादा लॉजिक की वे में नहीं, आपको काम तेजी से करना है। तो एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, जो अपने ऊपर में किया था ना, हर चीज को उल्टा नहीं करेंगे, पर कुछ चीजों को उल्टा करेंगे। और ये दो चीजें जिसको उल्टा करेंगे, इशू हुआ होगा ना इस दौरान जो इशू हुआ होगा इसको प्लस करेंगे, और इस दौरान जो रिसीव हुआ होगा उसको करेंगे माइनस। अब जरा इसका लॉजिक देख लो बेटा, आपको मालूम है मैं बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करता, तभी तो आपके दिल तक बात जाती है बेटा। चलो, मान लो 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2 लाख रुपए का माल 5 अप्रैल को स्टॉक है मेरा, अब ये जो पीरियड है, मैं इस पीरियड की बात करूं ना, इस पीरियड में मान लीजिए मैंने 30,000 रुपए का गुड्स परचेस किया। अब एक बात सोचो, परचेस किया मतलब मेरा गुड्स रिसीव हुआ, तो मेरा स्टॉक 2 लाख हो गया। अब ये जो गुड्स मैंने परचेस किया है, ये परचेस तो मैंने इस पीरियड के दौरान किया ना, तो ये वाला जो गुड्स है वो 31 मार्च को मेरे पास नहीं रहा होगा। तो 31 मार्च को कितना होगा सोचो आप, 2 लाख का गुड्स 5 अप्रैल को है, लेकिन उसमें 30,000 रुपए तो 31 मार्च के बाद हमने परचेस किया है, ठीक है। तो 31 मार्च को स्टॉक क्या हुआ अपना, 1,70,000। तो ये आ गया ना 1,70,000। तो इसलिए क्या करते बेटा, इस दौरान जो भी मिला होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस क्यों करें, क्योंकि ये जो गुड्स है ना वो 31 मार्च को अपने पास नहीं रहा होगा, तो हमने इसमें शामिल कर दिया है, तो उसको हटाना पड़ेगा। और वैसे ही इशू को करना पड़ेगा प्लस, इशू को प्लस करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, अगेन ये जो पीरियड है ना बेटा, इस पीरियड के दौरान मान लो मैंने माल बेच दिया 40,000 रुपए का, तो आपको मालूम बेटा 40,000 सेल प्राइस है, इसकी मान लेते हैं मैं कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालता हूं तो मान ले बेटा कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी 35,000 रुपए। तो अब क्या करूंगा, ये 35,000 का माल मैंने अभी बेचा है, पर 31 मार्च को तो ये मेरे स्टॉक में रहा होगा, क्योंकि मैंने 31 मार्च के बाद में बेचा है। तो इसलिए ये जो इशू है ना, इसको मुझे करना पड़ेगा बेटा प्लस, क्योंकि 31 मार्च को ये मेरे स्टॉक में था। मतलब सीधी बात है, ये 2 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास 5 अप्रैल को है, ठीक है, उसमें 35,000 रुपए में और जोड़ दूंगा कॉस्ट प्राइस। हमेशा सेल की क्या लेना बेटा, कॉस्ट प्राइस। पूरा इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग में ध्यान रखना, हर चीज किस पे लेना पड़ेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2,35,000 रुपए। इसका मतलब 31 मार्च के दिन मेरे पास स्टॉक रहा होगा 2,35,000 रुपए, फिर 35,000 चले गया, फिर 5 अप्रैल को स्टॉक कितना बचा, 2 लाख। पर मुझे 31 मार्च तक पहुंचना है, इसलिए मैंने क्या बोला, जो रिसीव होगा इसको कर देना बेटा माइनस, और इशू को कर देना प्लस। ओके, चलिए अब मैं इसके ऊपर बात करता हूं, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, ट्रांजेक्शन बिटवीन, ये 5 अप्रैल को मैंने स्टॉक लिया है, अब 31 मार्च और 5 अप्रैल के बीच के जो ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर बात करें। सेल कॉस्ट पे लेना है और परचेस रिटर्न। देखो ये दोनों क्या होता है बेटा, इशू, क्योंकि सेल करोगे तो भी गुड्स आ रहा है और परचेस रिटर्न करोगे तो भी गुड्स आ रहा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस, इशू को प्लस करेंगे। वैसे ही परचेस करोगे तो गुड्स आएगा और सेल रिटर्न करोगे तो भी गुड्स आएगा, लेकिन सेल रिटर्न के बाजू में क्या लिख दिया मैंने, एट कॉस्ट। परचेस तो एट कॉस्ट होता ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि गुड्स क्या हुआ है बेटा, रिसीव हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा आगे देखो, ये दोनों तो उल्टे हो गए, लेकिन और क्या दिखा देखो, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी एट कॉस्ट। अब जरा बात सोचना क्या है, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी एट कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो 5 अप्रैल को अपने शॉप का जो स्टॉक है ये अपने 2 लाख रुपए लिया। अब इसमें अपन प्लस माइनस करें रिसीव इशू का, ठीक है। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि मेरे कंसाइनी के पास भी 31 मार्च के दिन मेरे कंसाइनी के पास भी 20,000 रुपए का माल था, मेरे कंसाइनी के पास भी 20,000 रुपए का माल था। तो आप जरा सोचो ना बेटा, ये शॉप का जो 2 लाख है उसमें तो प्लस माइनस कर रहे हैं परचेस रिटर्न सेल रिटर्न का, लेकिन कंसाइनी के पास जो स्टॉक है वो भी तो मेरा स्टॉक है ना, ये अभी तक शामिल नहीं हुआ है। क्यों नहीं शामिल हुआ है, क्योंकि मैं जो ये 2 लाख रुपए का स्टॉक लिया है मैंने अपने शॉप का लिया है, तो कंसाइनी का जो स्टॉक है ना ये भी मेरा स्टॉक है, इसलिए इसको करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि मेरा स्टॉक है और अभी तक मैंने स्टॉक में शामिल नहीं किया है। मतलब सोचो बेटा, ये 2 लाख रुपए का स्टॉक मेरे शॉप का है, ठीक है, और ये 20,000 रुपए कहां पड़ा हुआ है, वो कंसाइनी के पास पड़ा है, तो ये 2 लाख में शामिल नहीं है, पर ये मेरा स्टॉक है ना, 31 मार्च के दिन अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ये कंसाइनी के पास, तो ये प्लस होगा, तो इसलिए इसको करेंगे बेटा प्लस। मतलब एक बात ध्यान रखना, हर चीज उल्टी मत कर देना, क्योंकि देख सकते हो आप देख सकते हो, मैं आपको अभी बताता हूं बेटा, रटना मत मारना। देखो
ये वाला, ये जो लिखा ना स्टॉक लाइंग विद कस्टमर कंसाइनी, क्या किया अपन ने? प्लस। उधर भी प्लस किया था, इधर भी प्लस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधी बात है बेटा, ये अपने से गलती हो गई है। अपना स्टॉक, कंसाइनिंग का स्टॉक भी अपने को जोड़ना था, अपन ने जोड़ा नहीं है, अपन ने केवल शॉप का स्टॉक ले लिया। ठीक है, इसलिए करेंगे प्लस। बस इसी बात को ध्यान रखना। अगला देखो, गुड्स ऑफ कंसाइनर हेल्ड एज कंसाइनी मतलब अगेन हमारे शॉप में गुड्स पड़ा हुआ है, किसी और का है, हमने गलती से इसको शामिल कर दिया, तो एक गलती सुधार है बेटा, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि मेरा स्टॉक गलत है। मतलब ये जो चीजें ना, ये बेटा एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे स्टॉक में कुछ गलतियां हैं, उसको सही करना पड़ेगा। तो सही करने का रूल तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे बिफोर लो या फिर आफ्टर लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कीमती बात बताया बेटा मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर में भी सेम था, ये सेम था, ऊपर में ये सेम था। हाँ, गुड्स ऑन अप्रूव्ड विद कस्टमर एट कॉस्ट, देखो ये वही बात हो गई। हमारा कुछ गुड्स हमारे कस्टमर के पास पड़ा है, तो इसको भी मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टॉक है। ये भी ऊपर सेम था। ठीक है, इसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हाँ जी, अब जरा सोचना, 31 मार्च और 5 अप्रैल के बीच में मैंने गुड्स किसी को दिया, सैंपल के रूप में दिया, मतलब मैंने इशू किया। तो इशू करेंगे तो बेटा प्लस करना पड़ता है, मालूम है आपको। इशू कर दिया तो प्लस होगा, रिसीट होगा तो यहां पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। आगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्लस करना पड़ेगा, ऊपर में भी प्लस थे, ये तो गलती थी, उसको सुधारना पड़ेगा, दोनों जगह सेम है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री माइनस करना पड़ेगा, ऊपर में भी माइनस किया था। भाई हमने स्टॉक ज्यादा लिख दिया, तो ये अपनी गलती है ना, तो गलती को सुधारने के लिए आपको कभी भी गलती सुधारोगे, चाहे बिफोर या आफ्टर, तो चीजें तो वही होगी, सेम होगा। और इसके बाद गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक बट टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, माइनस करना पड़ेगा, ये भी गलती है। क्यों? मैंने अपने स्टॉक में कुछ ऐसा भी गुड शामिल कर दिया जो मैंने बायर को बेच दिया था, ओनरशिप मैंने दे दिया था, लेकिन मैंने अपने स्टॉक में शामिल कर लिया, तो ये गलती हो गई। तो मेरा स्टॉक कम करना पड़ेगा, तो ये मैंने कम कर दिया। ये ऊपर में भी सेम है। मतलब मैंने आपको 6 पॉइंट ऐसे बताए जो ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, तो इसलिए कृपया करके ध्यान रखना बेटा, दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देंगे सब चीज को, ऐसा नहीं होगा। ओके, और अब मेरी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद क्वेश्चन चालू होने वाला बेटा, फटाफट। हाँ जी, अब मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन में परचेस और परचेस रिटर्न, ये तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल और सेल रिटर्न, ये आपको दिया रहेगा सेल प्राइस पर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पर। वैसे तो ये आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर मैं इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखो, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखना, कभी कभी जो प्रॉफिट का जो परसेंट दिया रहेगा ना, हर क्वेश्चन में ऐसे प्रॉफिट का परसेंट दिया रहेगा, वो सेल पर दिया है। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, तो उस केस में सिंपल फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। भाई सेल में प्रॉफिट माइनस कर लोगे, प्रॉफिट मतलब जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट का मतलब यहां पे क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल है, देखो सेल आपको दे दिया 1000 रुपए, प्रॉफिट आपको किया दिया है 10% ऑन सेल, 10% ऑन सेल, और बोला कॉस्ट निकालो, तो ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। कैसे बेटा? देखो सेल हमको दिया है 1000 रुपए, और जो प्रॉफिट अपने को दिया ना, वो निकल पा रहा है कि हाँ, क्योंकि प्रॉफिट क्या दिया? 10% ऑन सेल, तो अपने को सेल तो दिया 1000 रुपए, तो उसका 10% कितना हो गया? 100। ये माइनस कर लोगे तो ये जो 900 है, क्या आ गई? कॉस्ट। तो आंसर क्या हो गया? 900। तो ध्यान क्या रखना, अगर आपको सेल दिया है और प्रॉफिट भी सेल पे दिया है, तो सीधा प्रॉफिट निकाल लो, माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो आप, प्रॉफिट परसेंट किस पे दिया रहता है? कॉस्ट पे। किस पे? 2 ही टाइप का है, या तो सेल पे दिया रहेगा या फिर कॉस्ट पे। तो अगर कॉस्ट पर दिया है तो बेटा उस केस में आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का, सेल इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, सेल इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ओके, तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। सेल आपको दिया 1000 रुपए, ये मैं एक बार लिख रहा हूं, सेल दिया है मेरे को 1000 रुपए। अब जरा देखो प्रॉफिट क्या लिखा है? 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 25% कॉस्ट पर है, ये सेल है, 1000 पे 25% थोड़ी है, कॉस्ट पर है, और कॉस्ट मेरे को नहीं मालूम, तो जहां फंस गया, मैं प्रॉफिट निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पर है। जहां फंसे वहां फॉर्मूला, ऐसा याद कर लो, जहां फंसे वहां फॉर्मूला। तो अब मैं कॉस्ट का फॉर्मूला लिखाऊंगा। कॉस्ट का फॉर्मूला बेटा 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, रेट कितना बेटा? 25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1100 डिवाइड बाय 125, ये आ गया बेटा, कॉस्ट प्राइस हो गया 800 रुपए। तो ऐसे 2 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, अब एक बात और बता दूं, कभी कभी वो कंसाइनमेंट वाला जो मैंने बताया ना, तो कभी कभी कंसाइनमेंट के केस में
आपको इनवॉइस प्राइस दिया रहेगा। तो एक बात दिमाग में रखना बेटा, इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। मतलब इनवॉइस प्राइस के बेस पे भी कॉस्ट निकालना रहना, तो यही दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। बस जहां जहां सेल है ना उसकी जगह क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, तो मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चंस। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, स्टडीमेट के नेचुरली सारे क्वेश्चन, चलो फटाफट पढ़ो बेटा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। 23 जून को हमने फिजिकल स्टॉक लिया। कभी भी कोई क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि स्टॉक कब लिया गया है, बिफोर कि आफ्टर। तो अभी 23 जून का डेट दिया, पता नहीं अपने को स्टॉक निकालना कब है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 48,000 रुपए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, हमने काउंट किया। जैसे देखो ये मेरे पास सामान पड़े हुए हैं, तो मैं फिजिकल काउंट करूंगा, क्या बोलूंगा, 1 और 1 2, तो ये 2 है ना। वैसे ही अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, 48 लाख हुआ। अब 23 जून से लेकर 30 जून तक का आपको ट्रांजेक्शन दिया है और क्वेश्चन में आखिरी में देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है 30 जून का। इसका मतलब 23 जून से अपने को कहां पर पहुंचना बेटा, 30 जून को। इसका मतलब बिफोर, तो आपको स्टॉक जो है ना वो कब का दिया बेटा, पहले का, और अपने को आगे तक जाना है। तो नेचुरली अपन क्या करने वाले हैं, दिमाग में रख ले, जो रिसीव होगा उसको प्लस करेंगे, इशू को क्या करेंगे, माइनस। और ध्यान क्या रखना है कि सब चीजें किस पर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। और अगर कोई गलती है तो उस गलती को करेंगे बेटा सुधार। तो ये देखिए, तो हम स्टॉक का वैल्यूएशन करने वाले बेटा। वैल्यू ऑफ स्टॉक बोल रहे हैं, मतलब जो बैलेंस शीट में आता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, जो बुक के हिसाब से हमारा स्टॉक है। हाँ जी, तो फिजिकल स्टॉक है 48 लाख रुपए, ये मैंने लिख दिया। फिजिकल मतलब जो एक्चुअल में अपने शॉप में स्टॉक पड़ा है उसको हमने लिया है 48 लाख रुपए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने कंसाइनमेंट पे माल भेजा था। गुड्स एट कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है बेटा वर्थ रुपीज 2,40,000। ये 2,40,000 क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस वर अनसोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे एजेंट के पास 2,40,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है। अब मेरे से पहले आप बताना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए, चाहे कंसाइनी के पास माल पड़ा हो, चाहे कस्टमर के पास माल पड़ा हो, चाहे ट्रांजिट में माल पड़ा हो, हर किसी को प्लस करेंगे क्योंकि वो मेरा गुड्स है। ये 48 लाख तो मेरे शॉप का है, तो वो एजेंट के पास जो वो भी तो मेरा स्टॉक है। इसलिए ये जो 2,40,000 रुपए है इसको मैं क्या करूंगा बेटा, ये कंसाइनमेंट स्टॉक को मैं कर दूंगा प्लस, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, ट्रांजेक्शन बिटवीन 23 जून से लेके 30 जून। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेस ऑफ 4 लाख, हमने 4 लाख रुपए का माल परचेस किया। वर मेड आउट ऑफ विच 1,60,000 डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई 2016। अब एक मिनट रुकना बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये देखो, अपने गुड्स परचेस किया था अपन ने जून में, 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में, 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में हमने 4 लाख रुपए का माल परचेस कर लिया। अब आपको क्या बोल रहा है, ये जो 4 लाख रुपए का माल परचेस किया उसमें से 1,60,000 रुपए का जो माल है ना, ये आपको कब डिलीवर हुआ है, 5 जुलाई को। ये 5 जुलाई को डिलीवर हुआ। इसका मतलब बाकी जो होगा 2,40,000 रुपए, ये अपन ये मानेंगे कि 30 जून तक डिलीवर हो चुका होगा। अप टू 30 जून तक लिख देता हूं, 30 जून तक डिलीवर हो गया होगा। अब सोचने की बात क्या है बेटा, अपने स्टॉक 23 जून का लिया है। अब 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में 2,40,000 का माल तो आ चुका है। तो जो माल मेरे पास आया है तो ये तो प्लस हो गई होगा। अब ये जो 1,60,000 का माल है वो मैंने परचेस कर लिया है, लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं है। मतलब ये कौन सा बेटा, ट्रांजिट है। ये क्या है, स्टॉक इन ट्रांजिट। तो इसको भी तो प्लस करना पड़ेगा। अरे भैया कुल मिला के पूरा 4 लाख प्लस करना पड़ेगा। चाहे माल मेरे पास आ गया हो तो भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परचेस कर लिया लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं है। तो क्या हो गया, मैं तो उस मालिक का, उस गुड्स का मैं मालिक हूं ना, स्वामी हूं, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये देखो, परचेस एंड रिसीव्ड, परचेस और रिसीव कितना बेटा, 2,40,000 रुपए, और ट्रांजिट में कितना बेटा, 1,60,000 रुपए। कुल मिला के 4 लाख पूरा का पूरा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परचेस कर लिया 30 जून के पहले, तो मैं उसका मालिक हूं। तो जो आ गया उसको भी कर दो, और जो नहीं आया ट्रांजिट पे उसको अलग से लिख दो। ठीक है, समझ गए सर। आगे बढ़िए। अब यह है वीआईपी। थर्ड नंबर है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं 2-3 तरीके से समझाता हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको जो एक नॉर्मल तरीका उस तरीके से मैं समझाना चाहता हूं। क्लास में मैंने कोई और तरीके से भी समझाया होगा। एक बार सुनिए क्या लिखा है। सेल ओवर 13,60,000 रुपए, 13,60,000 का मैंने माल बेचा। तो अगर ये क्वेश्चन यहां खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इशू है तो माइनस करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे विच इंक्लूड, उसमें शामिल है गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल।
मतलब 13,60,000 में से 3,20,000 का माल मैंने अप्रूवल पे दिया था, वो इसमें शामिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून, तो आधा तो वापस आ गया, मतलब सेल रिटर्न हो गया। भाई 3,20,000 को आपने क्या मान लिया था, सेल, आपने इसको सेल मान लिया था, आधा वापस आ गया, मतलब सेल रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद बट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग रिमेनिंग गुड्स, बाकी जो गुड्स है उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेंडिंग अप्रूवल। और पेंडिंग अप्रूवल का मतलब क्या हुआ कि हम गुड्स हमारा कस्टमर के पास पड़ा है लेकिन उसके मालिक हम हैं, गुड्स हमारा कस्टमर के पास पड़ा है लेकिन उसके मालिक हम हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, और भी कुछ लिख रहा है यहां पे। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। जब भी सेल वाले क्वेश्चन आएगा ना उसमें प्रॉफिट आपको जरूर दिया रहेगा, तो यहां पे जो प्रॉफिट है ना वो 25% ऑन कॉस्ट है। मैंने आपको बोला था ना अभी कि अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि अपने को सेल दिया हुआ है यहां पे। आगे हाउएवर, लेकिन एक बात और है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000। एक बात बताऊं आपको, ये जब वर्ड आता है कि कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000, इसका मतलब 2,40,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्टिंग रुपीज। ठीक है, हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000, इसको हमने 1,20,000 में बेचा। इसका मतलब ये तो कुछ उल्टी गंगा बह रही है बेटा, 2,40,000 में खरीद रहे हो, 1,20,000 में बेच रहे हो, मतलब ऐसे गुड्स को बोलते हैं बेटा एबनॉर्मल गुड्स, डैमेज गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स। कुछ तो खराबी रही होगी, नहीं तो क्यों आधे में बेचोगे आप। ठीक है, मतलब और ये भी इसका हिस्सा है, ध्यान रखना बेटा, ये भी इसका हिस्सा है, इस सेल का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको स्टॉक निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, इसके यह है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो सेल, आपको सेल कितने का दिया है, टोटल 13,60,000 का। आपको सेल कितने का दिया, 13,60,000 का। एक बात बताइए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में आपको दिया कि 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में हमने सेल किया 1,00,000 का माल और सेल रिटर्न आ गया 20,000 रुपए, तो मैं क्या कर सकता हूं मालूम, मैं ये देख सकता हूं कि नेट सेल कितना हुआ, सीधा सीधा नेट सेल, अलग अलग क्यों देखूंगा, 80,000 रुपए का नेट सेल हुआ, 1,00,000 गया, 20,000 तो वापस आ गया 30 जून के पहले पहले, मतलब 23 जून से लेकर 30 जून तक मैंने बेचा कितना बेटा, 80,000। इसका मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा और माइनस कर दूंगा, सिंपल। मतलब कभी भी सेल और सेल रिटर्न की दो दो वर्किंग मत करो भाई, मैं दो भी कर सकता हूं, इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लूं फिर इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, ऐसा डबल काम क्यों करना बेटा। तो आप क्या करो, सेल में सेल रिटर्न माइनस कर दो, वो जो नेट सेल आएगा उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं यही समझाना चाहता हूं आपको, 13,60,000 का माल मैंने बेचा था, उसमें सेल रिटर्न कितना हुआ भाई, ये देखो सेल रिटर्न कितना हुआ, सेल रिटर्न कितना हुआ, ये देखो। एक बार मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं बेटा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए वापस से, ये देखिए पूरा मैं हटा रहा हूं यहां से। हाँ, अब जरा बात ध्यान से सुनना, हमने 3,20,000 का माल अप्रूवल पे दिया था, उसमें से आधा आपका वापस आ गया, तो जो वापस आ गया वो क्या हो गया, सेल रिटर्न। मतलब 3,20,000 का आधा मतलब 1,60,000, तो 1,60,000 तो सेल रिटर्न हो गया, ये तो हटा दो, ये तो सेल है ही नहीं, हटा दो। अब मैं बोलता हूं कि नेट सेल कितना बचा, 13,60,000 में से, 13,60,000 में से बेटा 1,60,000 माइनस कर दो, तो ये नेट सेल कितना हुआ, 12,00,000। अब मेरे को इस 12,00,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मेरे को इस 12,00,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकालनी है बेटा। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, चलो यहां पे इसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करूं, क्यों दो टुकड़े में डिवाइड करूं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको मालूम है कुछ गुड्स है ना ये अपने एबनॉर्मल है, मेरे को कॉस्ट चाहिए, ये सेलिंग प्राइस है, मेरे को कॉस्ट चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मैं वैल्यूएशन किस पे करने वाला हूं बेटा, कॉस्ट पे वैल्यूएशन करने वाला हूं। तो एबनॉर्मल गुड्स का सेल कितने का हुआ, और जो एबनॉर्मल नहीं वो नॉर्मल गुड्स का सेल है, नॉर्मल गुड्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सेल प्राइस और उसके बाद मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हाँ जी, एबनॉर्मल गुड्स जो आपने माल बेचा ना वो कितना बेचा बेटा, 1,20,000 रुपए में बेचा है, ये क्वेश्चन में दिया ना, ये क्वेश्चन में दिया है देखो, 2,40,000 के माल को आपने कितने में बेचा है, 1,20,000, जो कि आपके 13,60,000 में शामिल है। ठीक है, तो 1,20,000 मतलब टोटल मेरा सेल है 12,00,000 का, उसमें से 1,20,000 का मैंने एबनॉर्मल गुड्स का माल बेचा है, तो नॉर्मल गुड्स का सेल कितना हो गया, 10,80,000। ये बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को दोनों की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो ये जो एबनॉर्मल गुड्स है ना इसकी कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं गिवन, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया है 2,40,000 रुपए है। ठीक है,
इसकी कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है 10,80,000 की। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, प्रॉफिट जो है ना, ये जो बोलता है ना कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब है प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं यहां पे। कॉस्ट प्राइस का 10,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो 125 125। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, जरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8,64,000, ये आ गई कॉस्ट प्राइस। तो अब ये दोनों को जोड़ दो, 864 प्लस 2,40,000, ये आ गया बेटा अपना 11,04,000 रुपए। ये 11,04,000 रुपए, मतलब समझना बेटा कि 23 जून से लेके 30 जून के बीच में अपना जो गुड्स चले गया ना, उसकी कॉस्ट प्राइस है 11,04,000। टोटल 48 लाख का 23 जून को कॉस्ट था, ये कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, तो उस 48 लाख के कॉस्ट प्राइस में से 11,04,000 रुपए की कॉस्ट का माल मेरा कम हो गया, तो इसलिए ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वर्किंग नोट मैंने बता दिया, ये मैं लिखूंगा यहां पे 11,04,000, और ये चले गया तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। ठीक है, तो ये पूरा प्लस करना पड़ेगा, तो ये सब लिखना पड़ेगा ना बेटा एग्जाम में, प्लस प्लस या ऐड लिख सकते हैं, और ये हमने कर दिया माइनस 11,04,000। और अब मेरी बात, एक आखिरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। देखो देखो देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो 3,20,000 का जो माल बेचा ना, उसमें से आधा जो माल है, आधा तो वापस आ गया, और जो आधा माल है, वो आधा माल हमारा कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, आधा माल अपना कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। मैंने तो क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, ये जो रिटर्न आ गया उसको छोड़ के मैंने बाकी को पूरा क्या मान लिया, सेल। लेकिन सेल कर दिया मतलब मैंने हटा दिया कि मेरा स्टॉक नहीं है। लेकिन बाद में 31 मार्च को, 30 जून को मुझे पता चला कि वो जो 3,60,000 का माल था जो मैंने कस्टमर को दिया था, 3,20,000 का माल जो था, उसका 50% किसके पास है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, पेंडिंग अप्रूवल। तो वो भी तो मेरा स्टॉक है, इसलिए मैं इसको करूंगा प्लस स्टॉक विद कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल। मैंने आपको बोला है बेटा ये चीज को एकदम क्लियर कट मैंने आपको बोल के रखा है कि कस्टमर के पास जो माल पड़ा हुआ है 31 जून को, वो भी तो मेरा स्टॉक है। तो अभी तो मैंने सेल मान के माइनस कर दिया था, लेकिन उसको मैंने अलग से अब इसको प्लस करना पड़ेगा। अब 1,60,000 रुपए इसकी वैल्यू है, 3,20,000 का आधा पेंडिंग अप्रूवल है, आधा तो वापस आ गया, ये हमने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये 1,60,000 की क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या मतलब, वही इंटू रेट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो करेंगे बेटा 1,60 डिवाइड बाय 1,25, ये आ गया 1,28,000। तो ये 1,28,000 को मैंने कर दिया प्लस। तो ये जो प्लस माइनस करने के बाद अब फटाफट जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 44,64,000। कितना आ गया, 44,64,000। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा क्लियर हो गया होगा आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो भाई क्या लिखा है, अ ट्रेडर प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल स्टॉक लिया गया है 15 अप्रैल को, मतलब बाद में लिया है, तो अपने को बैकवर्ड आना है। ठीक है, बैकवर्ड में आपको मालूम है क्या करना है, रिसीट को माइनस, इशू को प्लस, और जो एडजस्टमेंट है वो प्लस माइनस नॉर्मल तरीके से होगा। आगे देखते हैं। उस दिन गोडाउन में स्टॉक है 50,000 का, मतलब ये मैंने लिखना चालू कर दिया। मैंने 15 अप्रैल को स्टॉक कितना दिया बेटा, 50,000, ये मैंने 50,000 लिख दिया। आगे बढ़ते अब क्या लिखा है, अब 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में क्या क्या हुआ, सेल है बेटा 41,000 का, इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ 10,000। तो भैया सेल तो सेल है ना, कैश और क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये फालतू की बात है भाई। कोई भी सेल हो, कैश हो क्रेडिट हो, स्टॉक तो कम होगा आपका। जब भी सेल होगा ना तो क्वेश्चन में देख लेना कि अगर कोई सेल रिटर्न है तो वहीं पे एडजस्ट कर लेना। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि बेटा 3rd नंबर में सेल रिटर्न दिया है 1,000, इसका मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में अपन 41,000 का माल बेचा था, पर 1,000 का वापस आ गया, तो नेट सेल कितना हो गया, 40,000 रुपए। तो अपने को कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे नेट सेल इज इक्वल टू 41,000 माइनस 1,000। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, तो ये कितना हो गया बेटा, 40,000 रुपए। ठीक है, और अब मेरे को इसका कॉस्ट निकाले, तो सेल प्राइस हो गई। ठीक है जी, हाँ अब आगे पढ़ते हैं। अब जब प्रॉफिट की बात होगी तो ये देखो क्या लिखा है यहां पे, प्रॉफिट इज 20% ऑन, ध्यान से देखिए क्या लिखा बेटा, सेल। सीधा सीधा ये 40,000 रुपए क्या है बेटा, ये अपनी सेल प्राइस है, और प्रॉफिट क्या दिया है, 20% ऑन सेल। सीधा सीधा निकाल लो, माइनस प्रॉफिट 20%,
40,000 के ऊपर सीधा निकाल लो, 8,000 रुपए हो गया, माइनस कर लो बेटा, तो ये कितना हो गया 32,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके चलो, और क्या दिया बेटा, परचेस इंक्लूडिंग कैश परचेस, कैश हो क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है बेटा। परचेस करेंगे तो अपना स्टॉक बढ़ेगा, चाहे मैं कैश परचेस करूं या क्रेडिट परचेस करूं। तो ये जो परचेस है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्लस करेंगे, और ध्यान रखना बैकवर्ड जा रहे हैं तो उल्टा होगा, रिसीट को करते हैं माइनस, परचेस करने से रिसीट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे माइनस। कितना परचेस करें बेटा 5034 ये कर दो बेटा माइनस। अब फटाफट निकाल लो प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, क्या आ गया 76966, खत्म 76966। ओके चलिए आते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ये देखिए, ये मैंने कहां से लिया है, आरटीपी में 2 बार क्वेश्चन आया, नवंबर 20 और मई 19, और एक भी बार एग्जाम में नहीं आया है, मतलब ये मेरे लिए बन गया बेटा इंपॉर्टेंट। अभी तक जो 4 एग्जाम हुआ है ना उसमें से एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी सब नहीं आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आरटीपी में आए तो ये मेरे लिए हो गया इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर, 31 मार्च को अकाउंट बनाता है, लेकिन इसने इस बार स्टॉक लिया है 15 अप्रैल को, स्टॉक लिया बेटा 15 अप्रैल को फिजिकल स्टॉक, ठीक है। आगे क्या बोलता है, 50,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। अब आपको 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा पहला दूसरा तीसरा ये एकदम सेम है जो अभी अपन ने किया, 41,000 का सेल है, परचेस है, सेल रिटर्न है। तो ये मैंने सॉल्व करके यहां पे दिखा दिया आप लोग को, डायरेक्ट सॉल्यूशन में डिस्कस करूंगा और ये सॉल्यूशन आपके सामने। देखो आप अपने स्टॉक लिया 50,000 रुपए, ये हमने, और ध्यान रखना बेटा एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ठीक है जी। अब ये हमने लिखा स्टॉक 50,000 रुपए का हो गया, इसके बाद ये 41,000 और 1,000, इसका वैल्यूएशन देख लो आप, 41,000 माइनस 1,000 करके इंटू 80/100। आप 80/100 करो या जो मैंने आपको तरीका बताना वैसा कर सकते हैं। मैंने क्या बताया 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, आप उस तरीके से निकाल लेना, दोनों में आंसर सेम आता है। तो ये 32,000 रुपए आ गया, और ये परचेस 5034 है, तो ये आ गया। जो मैंने टिक कर दिया वो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम है। अब यहां पे आ रहा है बेटा नया पॉइंट जो सीखने लायक है, समझने लायक है। ये जो 2 पॉइंट है इसमें नए पॉइंट है। चलो चौथे नंबर के ऊपर बात करते हैं, क्या लिखा है। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। हमने 15 मार्च को 10,000 रुपए के सेल प्राइस का माल कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे दिया, ये सेल वैल्यू है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर 4 वीक, मतलब ने उसको 4 वीक का समय दिया था, 4 वीक मतलब 1 महीना हो गया, तो मतलब 16 अप्रैल तक का कस्टमर के पास समय है कि अप्रूव करे या नहीं करे, ठीक है। ही रिटर्न 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल। वो जो अपना कस्टमर है ना, उसने 10 अप्रैल को 40% माल तो वापस कर दिया। अब एक बात सोचना, अपन स्टॉक कब ले रहे बेटा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल के पहले 40% माल तो वापस आ गया, वो तो अपने स्टॉक में आ गया होगा, क्योंकि 10 तारीख को माल वापस आया और अपन स्टॉक कब ले रहे हैं 15 तारीख को, तो वो तो शामिल हो गया होगा, ठीक है। अप्रूविंग द रेस्ट, उसने बाकी माल को अप्रूव कर दिया, मतलब 60% माल को उसने अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया मतलब क्या हो गया बेटा, सेल हो गया, ठीक है। आगे लेकिन सेल कौन से दिन हुआ ये इंपॉर्टेंट है। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। ओ हो, कस्टमर को हमने बिल कब किया बेटा 16 अप्रैल को, इसका मतलब सेल अपने को 16 अप्रैल को मानना पड़ेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि 31 मार्च को यह सेल नहीं था। भाई सेल कब हो रहा है 16 अप्रैल को, इसका मतलब 31 मार्च के दिन मैं क्या बोलूंगा, गुड्स पेंडिंग अप्रूवल। 31 मार्च के दिन वो स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, मैंने उसको 15 मार्च को भेज दिया, तो और उसकी 31 मार्च को जब मैं स्टॉक की बात करूंगा ना, तो वो स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मालिक मैं हूं। ओके चलो एक बार ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ना, कभी भी एक बात ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में जब क्वेश्चन चालू करोगे ना तो पूरा आखिरी तक पढ़ना एक बार, उसके बाद ही कुछ नतीजे पहुंचना। क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा है, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर, सॉरी इसके पहले की लाइन, दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल। ये ऊपर में जो सेल दिया ना, ये जो दोनों सेल है वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब अलग है, वो अलग है। ध्यान रखना बेटा, 41,000 का इससे कोई संबंध नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, हम लोग ने 10,000 रुपए का माल 15 मार्च को भेज दिया था, 15 मार्च को 10,000 रुपए का माल भेजा था। अब इसको मैं एक बार समझाना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए 15 मार्च को हमने 10,000 रुपए का माल कस्टमर को भेजा, ठीक है, और अपने स्टॉक कब लिया है, अपने 15th अप्रैल को अपने शॉप का स्टॉक लिया है, शॉप का स्टॉक लिया है,
स्टॉक, ठीक है जी। हाँ, अब 15 मार्च को मैंने 10,000 का माल भेजा अप्रूवल पे, या अप्रूवल पे भेजा। अब इसमें से 10 अप्रैल को 40% तो माल वापस आ गया, 4,000 का माल तो वापस आ गया, तो वापस आ गया तो इसके अंदर शामिल हो गया होगा, क्योंकि ये 10 अप्रैल को आ गया और मैंने स्टॉक कब गिना है, 15 अप्रैल को, तो वो शामिल हो गया होगा। बाकी जो बचा ना बेटा 60% मतलब कितना हो गया बेटा, 6,000। ये जो माल है ये है पेंडिंग अप्रूवल। ये क्या है, पेंडिंग अप्रूवल। ये अपने पास वापस नहीं आया है, तो वापस नहीं आया मतलब क्या हुआ, ये अपने स्टॉक में शामिल नहीं हुआ होगा, ये अपने स्टॉक में शामिल नहीं हुआ होगा। तो ये जो 6,000 रुपए का माल है, ये 6,000 का माल बेटा पेंडिंग अप्रूवल है। क्या है बेटा, पेंडिंग अप्रूवल है। तो ये कस्टमर के पास माल पड़ा हुआ है मेरा, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस को मुझे प्लस करना पड़ेगा। भाई देखो सीधी बात है, 10,000 का माल बेचा ना, तो 31 मार्च तक 40% वापस आ गया, तो वो तो मेरे स्टॉक में शामिल हो ही गया पहले से। 60% माल वापस नहीं आया तो मेरे स्टॉक में शामिल नहीं हुआ होगा, लेकिन कस्टमर के पास पड़ा ना है तो मेरा स्टॉक, तो इसलिए 31 मार्च को मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। अब इसकी कॉस्ट, ये तो सेल प्राइस दी है मालूम है आपको, अब इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक बार मैं देखूं क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंट। हाँ ये देखो, ये क्या लिखा है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल। आसान हो गया, प्रॉफिट क्या दिया बेटा, 20% ऑन सेल, काम खत्म। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये 6,000 रुपए का माल था, ठीक है, 6,000 रुपए का माल था, ये सेल प्राइस है, और प्रॉफिट क्या दिया है, 20% ऑन सेल। तो सीधा सीधा निकाल दो 1200, तो 1200 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया बेटा, 4,800 रुपए। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया, ये हर क्वेश्चन में आएगा, कभी सेल पर प्रॉफिट आएगा, कभी कॉस्ट पे दिया रहेगा। तो 4,800 को करेंगे अपन, ये देखिए 4,800 को हमने कर दिया प्लस, क्योंकि इशू है इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये मैंने आपको वर्किंग बता दिया 4,800 की। चलो आगे बढ़ो, आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट, ट्रेडर ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000। हमको गुड्स मिल रहा है बेटा, ध्यान रखना, हमारे पास गुड्स आ रहा है 8,000। ये देखो कॉस्टिंग है मतलब कॉस्ट प्राइस है, 8,000 रुपए की सेल प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। इन मार्च को आया फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, हमको कंसाइनमेंट पर माल मिला है, इसका मतलब हम कंसाइनी है। तो ये जो माल 8,000 का मिला नहीं है, हमारा नहीं है, किसी और का है, कंसाइनर का है। मैंने बता दिया आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट। अब जरा देखते हैं क्या हुआ, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। देखो क्या हुआ, 8,000 का जो माल था ना, 8,000 का जो माल था, अपने को 8,000 रुपए का माल किसी और का हमारे पास है, पर उसमें से क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20% तो मैंने बेच दिया। मैंने कब बेचा, 31 मार्च के पहले, 31 मार्च के पहले बेच दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, अनदर 50% बाय 15 अप्रैल। बाकी जो 50% है, ये जो 50% है, ये मैंने 15 अप्रैल तक बेच दिया, अप टू 15 अप्रैल मैंने बेच दिया। और बाकी जो 30% है, इसके बारे में क्या लिख रहा है, देखो बस इतना ही लिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये टोटल 8,000 है ना, कॉस्ट प्राइस दी है, इनवॉइस प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, पहले ये क्लियर कर दो। और अपन ने जो अपना शॉप का स्टॉक लिया ना, अपन ने अपने शॉप का स्टॉक कब लिया बेटा, 15 अप्रैल। तो एक बात पक्की है, ये माल जो है ना वो किसी और का है, तो ये मेरे स्टॉक में नहीं आना चाहिए। और अगर मेरे स्टॉक में आ गया होगा तो जितना मेरे स्टॉक में आया होगा उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूं। तो अब देखो कितना, 8,000 में 20% तो पहले ही बिक गया, तो ये तो बिक गया मतलब स्टॉक में है ही नहीं, चले गया। 50% 15 अप्रैल तक बेच दिया, मैंने स्टॉक कब लिया बेटा, 15 अप्रैल को, तो ये उसके पहले पहले वो भी चले गया। इसका मतलब क्या हुआ, 20 और 50 70%, 30% जो है ना ये हमारे शॉप में पड़े रह गया होगा, लेकिन ये हमारा स्टॉक नहीं है, कंसाइनर का है। तो कुल मिला के बेटा 8,000 का टोटल 30%, ये कितना हो गया, 2,400 रुपए। ये स्टॉक किसका है बेटा, कंसाइनर का स्टॉक है। ये किसका है, हमारा नहीं है, कंसाइनर का स्टॉक है। गलती से हमारे बुक में शामिल हो गया, इसलिए इसको करेंगे माइनस। तो इसलिए आप देख सकते हो बेटा, ये जो 2,400 रुपए इसको क्या कर दिया, ये देखिए लेस, इसको कर दिया लेस, तो ये आ गया आपका आंसर 79366। ओके। और एग्जाम में बिल्कुल जरूरी नहीं कि पहले ऐड कर दो फिर लेस कर दो, आप पॉइंट टू पॉइंट भी चल सकते हैं, ऐड लेस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा देखिए, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 वाज कंप्लीटेड बाय 10 अप्रैल। मतलब स्टॉक कब लिया गया, 10 अप्रैल, मतलब आगे बढ़ गए, बैकवर्ड आना, ध्यान रखना। आपको इन्वेंट्री आया 16,75,000 एट कॉस्ट,
मतलब 10 अप्रैल को जो स्टॉक था उसकी कॉस्ट प्राइस थी 16,75,000 रुपए, ठीक है। अब आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन इन्वेंट्री सेल, अब आपको दिया सेल मतलब इशू हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, कॉस्ट निकाल के मालूम है आपको। सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर मेड वर 68750। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी सेल दिया रहता है ना तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, और अगर कोई सेल रिटर्न होगा तो इसमें माइनस करके एक साथ एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो ये सेल मेरे को मिल गया। प्रॉफिट मार्जिन क्या दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया ना, मतलब फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, सेल इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको परचेस दे दिया है, परचेस। अच्छा एक बात दिमाग में आ रहा होगा, सेल की कॉस्ट निकाल के उसको अपने को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बैकवर्ड आ रहे तो इशू को प्लस करना पड़ेगा, और ये जो परचेस है उसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा परचेस के साथ परचेस रिटर्न होगा ना तो आप दोनों को नेट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परचेस फॉर द ईयर 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ये एंट्री परचेस की होती है, तो 90 में 10% मतलब 9,000 माइनस करोगे तो 81,000 आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री, गुड्स हमारे इन्वेंट्री में ऐड हो रहा है एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। देखो सेल रिटर्न आ गया बेटा, और ये मार्कअप प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस, मतलब जिसमें प्रॉफिट जुड़ा उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस। तो ये सेल प्राइस है बेटा 3,000। अब मैं एक बार रुकता हूं यहां पे, मेरे को सेल दिख रहा है 68750 और सेल रिटर्न दिख रहा है 3,000 रुपए। तो इन दोनों का जो नेट सेल होगा उसकी मैं कॉस्ट को क्या कर देना हूं बेटा प्लस। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा सेल नेट सेल, इसको पहले मैं लिख रहा हूं नेट सेल, और नेट सेल कैसे आएगा, मेरा अमाउंट कितना दिया है 68750, यस 68750 माइनस 3,000, 65750 क्या आ गया 65750, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी मेरे को, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 65750 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 33.33, ये तो दिया ना भाई, देखो 33.33 है तो ये प्लस रेट आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब ये 33.33 वाला रहना तो क्या करना 65750 इंटू 100 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 133 ये 33333 पूरा आखिरी तक लिख देना तो एक्यूरेट आंसर आता है। तो जब आप करोगे तो ये आ गया 49313 मतलब 49,313। राउंड ऑफ कर दो, पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ब्रैकेट में लिख देना इन रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया बेटा माइनस, ये सॉरी इसको प्लग कर दूंगा प्लस, ये हो गया प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये परचेस आपको दिया ना 90,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेस में मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 9, तो ये आ गया 81,000, और परचेस को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि रिसीव हो रहा है ये माइनस हो गया। माइनस जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखने की हैबिट डालना। चलो ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम। हमको पता चल रहा है कि कुछ बहुत स्लो मूविंग आइटम है, कॉस्टिंग रुपीज 11,250, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 11,250, शुड बी टेकन एट 5250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू इंटरेस्टेड कस्टमर। इसका मतलब समझना बेटा क्या बात करें, देखो आपको बोला एक बहुत स्लो मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम है, इसी को मैं बोल सकता हूं बेटा डैमेज गुड्स, डैमेज है ना। आपको बोला कि इसकी कॉस्ट प्राइस थी 11,250, लेकिन एक्चुअल में इसकी एनआरवी मतलब बिकेगा 5,250 में। अब एक बात, और ये अपने पास 31 मार्च को पड़ा हुआ है, ये 31 मार्च को अपने पास पड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, अपन जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है समझना, ये जो स्टॉक है इसको अपने को कौन सी वैल्यू पे लेना चाहिए था 5,250 पे, क्योंकि यहां पे एनआरवी कम है, कॉस्ट प्राइस है 11,250 और स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। लेकिन आपने क्या किया मालूम, समझना बेटा, आपने ये देखिए ऊपर में जो दिया है, हमने 16,75,000 रुपए जो स्टॉक लिया है वो किस पे लिखा है कॉस्ट पे, मतलब हमने हर गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखा दिया, हमने हर गुड्स की कॉस्ट प्राइस को कंसिडर कर दिया। तो ये जो स्लो मूविंग आइटम है ना, अब जरा समझना, ये जो स्लो मूविंग आइटम है इसको मैंने कितना लिख दिया 11,250, जो कि गलत है,
क्योंकि इसका जब वैल्यूएशन करना था तो मुझे लिखना था 5,250। इसका मतलब आप देख रहे हो बेटा, मैंने 6,000 रुपए ज्यादा लिख दिया। अरे इसी को तो क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूड हो गया। हो समझ रहे बेटा, इसलिए मैंने अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन भी आपको पहले सिखा दिया था। रीजन है बेटा, थ्योरी जो मैं बनाता हूं ना बहुत मेहनत से बनाता हूं कि हर चीज कवर हो जाए। तो मुझे लिखना था 5,250, लेकिन मैंने ज्यादा लिख दिया, कॉस्ट पे लिख दिया मैंने उसको गलती से, तो 6,000 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिया है। मेरे स्टॉक 6,000 रुपए से बढ़ गया, तो इसलिए मुझे 6,000 से स्टॉक को कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, यहां पे लिखना 11,250 लिखना था, हमने लिख दिया 5,250, सॉरी 11,250 लिख दिया, जबकि लिखना था 5,250, तो 6,000 हमने ज्यादा लिख दिया। इसको करेंगे बेटा माइनस। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्या बोलते हैं आगे। ड्यू टू फ्लड आ गया, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,500, 15,500 की कॉस्ट प्राइस का गुड्स था, वह रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड डिलीवरी डेट, ठीक है, फ्रॉम ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर ने जब हमसे गुड्स मंगवाया था, हमने ऑर्डर दिया था लेकिन सप्लायर ने हमको माल लेट दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट उससे क्या हुआ, कस्टमर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, कस्टमर बोल दिया हमको ये माल नहीं चाहिए। एंड एनआरवी ऑफ द गुड्स एस्टिमेटेड टू बी 12,500। सेम टू सेम है बेटा, सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमने कहीं से माल खरीदा था तो ये तो मेरा गुड्स हो गया, तो स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन मैंने इसको, इसमें भी वही बात है बेटा, 15,500 का माल मैंने परचेस किया था, लेकिन उसकी एनआरवी 31 मार्च तक कितनी होगी, 12,500, तो मैंने पूरे गुड्स को कॉस्ट पे ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ले लिया बेटा गलती से 15,500, जबकि लेना कितना चाहिए था, 12,500। इसको भी क्या बोलूंगा, ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो इसलिए ये भी होगा माइनस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिले, 15,500 माइनस 12,500। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों का लॉजिक बिल्कुल सेम है, दोनों का लॉजिक बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया बेटा 3,000 रुपए, ये माइनस कर दो, अभी जो आ गया ये आ गया आपका स्टॉक का वैल्यू। जब आप प्लस माइनस करेंगे ना, तो मैं अमाउंट यहां पे लिख के लाया मैंने, ये अमाउंट है 16,34,313। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है आपको ये पॉइंट? चलिए बेटा आखिरी के 3 क्वेश्चन 5, 6, 7। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी स्टडी मेट का है। देखो, X was closing his books on 31st March, failed to take actual stock which he did on 9th April। उसने एक्चुअल स्टॉक लिया 9 अप्रैल को, मतलब आगे बढ़ गया। आप देख सकते हैं बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो रिवर्स कैलकुलेशन आ रहे हैं। आगे 2,50,000 रुपए का है, तो ये मैं यहां पे लिखना चालू कर देता हूं बेटा। ये देख सकते हैं आप, ये 2,50,000 का स्टॉक, ये मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है, ही फाउंड दैट इट वॉज फाउंड दैट सेल्स फॉर एंटर इन द सेल बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस दिन गुड्स डिस्पैच होगा उस दिन सेल रिकॉर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये कब रिकॉर्ड होगा, जब गुड्स आएगा, मतलब जिस दिन कस्टमर ने हमको गुड्स एक्चुअल में दिया उस दिन हम सेल रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, परचेस रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन हमको इनवॉइस मिलता है। तो ये इनकी एक पॉलिसी है, ठीक है बेटा, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ना, एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो पहले तो ये देखना कि बैकवर्ड वाला है फॉरवर्ड वाला, और उसके बाद सबसे आखिरी लाइन पढ़ना बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे नजर हटी दुर्घटना घटी बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता था, इसमें आपको यह भी पूछ सकता था असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक बोलेगा तो आंसर अलग, और फिजिकल स्टॉक बोल दिया तो आंसर अलग। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात, ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा भाई। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, 31 मार्च को मेरे शॉप में 2 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है, और 31 मार्च को ट्रांजिट में बेटा मैंने गुड्स परचेज कर लिया, लेकिन वो ट्रांजिट में है, वो है 50,000 रुपए। तो जब आपको कोई बोलेगा कि फिजिकल स्टॉक कितना होगा, मैं बोलूंगा 2 लाख रुपए, लेकिन जब आपको बोलेगा कि आपकी टोटल स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो मैं बोलूंगा बेटा 2,50,000 रुपए। मतलब फिजिकल स्टॉक पूछेगा तो आंसर आएगा 2 लाख, लेकिन आपको बोलेगा कि स्टॉक बताओ, मतलब वो स्टॉक जो आप बुक में है, वो स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिखाते हो, तो आंसर कितना होगा बेटा 2,50,000। समझिएगा इस बात को। तो यहां पर क्या पूछा है बेटा, फिजिकल स्टॉक, और फिजिकल स्टॉक का मतलब है ट्रांजिट का स्टॉक को भी शामिल नहीं करेंगे। हमारे पास जो स्टॉक है ना, उसी को बोलते हैं बेटा फिजिकल स्टॉक। ये दिमाग में रखिएगा और सुन लो वापस से बेटा, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एग्जाम में कोई भी अलग क्वेश्चन आएगा ना, तो ध्यान ये रखना कि आपको कौन सा स्टॉक पूछा है, फिजिकल स्टॉक पूछा है कि स्टॉक, केवल स्टॉक पूछा ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो उस केस में
चाहे अपने पास हो या अपना स्टॉक कहीं और हो, सबको जोड़ना है। लेकिन फिजिकल स्टॉक की मतलब आपके पास कितना एक्चुअल में स्टॉक है। ओके, चलो फिजिकल स्टॉक निकालना है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया बेटा ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बैकवर्ड आएंगे अपन। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा देखो, इट वॉज फाउंड दैट सेल बिटवीन 31 मार्च और 9 अप्रैल, इन दोनों के पीरियड के बीच में सेल कितना है 17,200। अब ये सेल है, ठीक है, आपको मालूम है बेटा सेल है तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। तो ये हमने गुड्स बेचा है, तो 31 मार्च को ये गुड्स अपना रहा होगा फिजिकली भी, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा प्लस उसकी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या लिखा देखो, सबसे आखिरी में प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। मतलब आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना इजी है बेटा अपने लिए। क्या कर देंगे अपन, 17,200 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मतलब 133.33। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए जरा, 17,200 डिवाइड बाय 133.333333 आखिरी तक, तो ये आ गया 12,900। ये आ गया बेटा 12,900। इसको मैं क्या करने वाला हूं, प्लस। क्यों प्लस करने वाला हूं, अरे भैया सीधी बात है, 9 अप्रैल को मेरा फिजिकल स्टॉक था 2,50,000 रुपए, 12,900 का जो स्टॉक है ना, ये 9 अप्रैल को मेरे पास नहीं है, जा चुका था, लेकिन 31 मार्च को ये मेरे पास ही था, फिजिकली मेरे पास था, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया प्लस। तो ये 12,900 को कर दिया हमने प्लस। चलो ठीक है सर, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। परचेस बिटवीन 31 मार्च से 9 अप्रैल एज पर परचेस डे बुक 1200। सुनो 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 बेटा, परचेस डे बुक में तो अपन जैसे ही अपन गुड्स परचेस कर लेते हैं ना, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे फिजिकली हमारे पास गुड्स आए या नहीं आए। मैंने अगर गुड्स बॉम्बे से मंगाया आज, तो आज मैं परचेस बुक में एंट्री कर लेता हूं। हो सकता है मेरे पास 10 दिन के बाद आ रहा है, तो फिजिकली 10 दिन के बाद आ रहा है, लेकिन परचेस बुक में एंट्री आज पास हो जाएगी। तो परचेस बुक में 1,200 रुपए का स्टॉक था अपना, मतलब एंट्री है, इस पीरियड में हमने परचेस किया था। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बेटा, अपन ने 1,200 का परचेस किया था, पर 1,200 में बेटा 500 तो मिला ही नहीं, 500 तो 9 अप्रैल तक मिला ही नहीं। इसका मतलब कितना मिल गया, 700 अपने को मिल गया होगा, 700 का स्टॉक अपने को मिल गया होगा, और जितना अपने को मिला है वो इसमें शामिल हो गया होगा। 1,200 का मैंने परचेस किया है बेटा, 1,200 का मैंने परचेस किया है, पर 1,200 में 500 तो 9 अप्रैल तक आया ही नहीं। और ये जो 2,50,000 जो स्टॉक है ना, ये फिजिकल स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बेटा, फिजिकल स्टॉक। मतलब अपने 9 अप्रैल के दिन 2,50,000 रुपए का माल आपके पास पड़ा हुआ है। अब अपने को कहां, देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये 31 मार्च है, 9 अप्रैल, इसमें फिजिकल जो अपने स्टॉक निकाला ना, ये फिजिकल स्टॉक अपना निकला था 2,50,000। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक निकालना है। अब आपको क्या बोल रहा है, इस दौरान ये जो पीरियड है ना, इसमें मैंने 1,200 का माल खरीदा था, लेकिन 1,200 में 500 का माल तो आया ही नहीं। अगर आया नहीं होगा तो इसमें शामिल भी नहीं हुआ होगा। तो कितना आ चुका है, 700 का जो माल है वो मिल चुका होगा, तो ये जो 700 का माल मिला होगा वो इसमें शामिल हो गया होगा। तो अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा। मैं 700 का जो माल है उसको वो इसके अंदर शामिल हो गया होगा, इसलिए मैं इसको हटाऊंगा, क्योंकि ये जो माल है ना वो 31 मार्च को मेरे पास नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो बाद में आया है। तो जितना शामिल हुआ होगा उतना ही माइनस किया जाएगा। तो इसलिए बेटा ये परचेस एंड रिसीव्ड, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1,200 माइनस 500, तो कितना रिसीव हुआ है 700। तो ये जो 700 मिला उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल। देखो इनवॉइस मतलब वैसे सेल होता है, पर यहां पे क्या लिखा है, हमको जो गुड्स मिला उसका इनवॉइस। इसका मतलब ये परचेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, परचेस की। हाँ, अब ये गुड्स मिला कब है, गुड्स अपने को मिला 4 अप्रैल को, अमाउंटिंग टू 1,000। क्या मतलब हुआ, हमने मार्च महीने में 1,000 का माल खरीदा था, और ये जो माल है ये अपने को मिला कब है बेटा, 4 अप्रैल को अपने को रिसीव हो गया है। ये 4 अप्रैल को अपने को रिसीव हो गया है, ठीक है, 4 अप्रैल को अपने को रिसीव हो गया है।
अब एक सोचने की बात है, ये मार्च में ऑर्डर दिया, अपने को मिला कब है? 4 अप्रैल को। इसका मतलब अपने 9 अप्रैल को जो स्टॉक लिया था ना, ये 2,50,000 वाला, उसमें ये 1,000 रुपए शामिल हो चुका है क्योंकि 4 अप्रैल को रिसीव हो गया है। क्या ये जो गुड्स है ये 31 मार्च के दिन आपके पास फिजिकली था क्या? नहीं था, क्योंकि माल कब मिला बेटा? 4 अप्रैल। मतलब ये जो 1,000 रुपए ना, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। 4 अप्रैल को आ गया तो 9 अप्रैल के स्टॉक में शामिल हो चुका है 1,000 रुपए, लेकिन 31 मार्च को मेरे पास नहीं था, मेरे को फिजिकल स्टॉक निकालना है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? माइनस। ये 1,000 रुपए हो जाएगा बेटा माइनस। तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 261200, 261200। अब मेरी एक बात ध्यान से सुना बेटा, एक बात ध्यान से सुना। अगर ये यहां पे है बेटा, ये फिजिकल स्टॉक जो है ना, ये आ गया अपना ये, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुना, अगर इस क्वेश्चन में फिजिकल की जगह बुक का स्टॉक होता ना, बुक का स्टॉक, तो क्या होता मालूम आपको? उस केस में क्या होता, मैंने 4 अप्रैल को 1,000 रुपए का गुड्स मेरे पास रिसीव हुआ है, और ये गुड्स मैंने परचेस कब कर लिया था? मार्च में। मैंने परचेस कब कर लिया था? मार्च में। अब 9 अप्रैल में जो क्लोजिंग स्टॉक अपने लिया है, तो उसमें ये शामिल हो चुका है, ठीक है। और ये गुड्स मार्च में हमने परचेस किया है, तो शामिल होना भी चाहिए था। तो उस केस में अगर ये क्वेश्चन में होता ना कि वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो, तो उस केस में बेटा ये 1,000 रुपए जो है ना, मैं इसको लिखता ही नहीं, इग्नोर कर देता। मतलब उस केस में जो मेरा आंसर होता ना, ये 1,000 रुपए कम होता। कब? अगर क्वेश्चन आता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो। एक बार वापस से सुन लो मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूं भाई। देखो, मैंने मार्च में गुड्स परचेस कर लिया ना, तो अगर बुक के स्टॉक से हिसाब से बात करते हैं कि मार्च में मैंने परचेस कर लिया, तो चाहे मेरे पास आया नहीं आया हो, ये मेरा स्टॉक है। और क्वेश्चन में क्या दिया? 4 अप्रैल को स्टॉक आ गया, तो स्टॉक अगर 4 अप्रैल को आ गया तो 9 अप्रैल के स्टॉक में वो शामिल हो चुका है, तो शामिल होना था और हो गया, तो मैं कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिजिकल स्टॉक पूछ रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसको माइनस कर दिया है। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि 31 मार्च को फिजिकली अपने पास नहीं था। तो इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना हो गया कंप्लीट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यस, राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है भैया। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, एक्चुअल स्टॉक लिया गया 10 अप्रैल को, मतलब आगे चले गया, बैकवर्ड कैलकुलेशन में आना है तो आपको मालूम में क्या करना पड़ेगा बेटा? रिसीट को करना पड़ेगा माइनस, इशू को करना पड़ेगा प्लस, और हर चीज प्लस माइनस होगी बेटा कॉस्ट पे, और जो भी गलती हुई होगी उस गलती को करना पड़ेगा रेक्टिफाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज असर्टेन्ड एज 1,25,000 रुपए। ठीक है जी। और एक बार आखिरी में देखता हूं क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो बेटा फिजिकल स्टॉक नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। आपको क्या बोला है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखने वाला है वो दिखाना है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेरा स्टॉक है तो वो मुझे अपने स्टॉक में शामिल करना है। ओके, तो सबसे पहले 10 अप्रैल का स्टॉक कितना बेटा? 1,25,000। ये मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बस अब आपको वेरीफाई करते आना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, May 19 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके चलिए, और मैंने बताया आपको कि एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आए स्टॉक के बारे में अभी तक। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल कितना आ गया बेटा? 1,25,000 रुपए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स आर एंटर्ड इन सेल बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न बुक ऑन द डेट ऑफ गुड्स आर रिसीव्ड बैक। ये तो पहले भी आ चुका है। ये इनकी पॉलिसी है कि सेल जब डिस्पैच होगा तब सेल को रिकॉर्ड करेंगे, और जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन गुड्स हमारे पास एक्चुअल में जब वापस आ जाएगा, जिस दिन गुड्स हमारे पास एक्चुअल में वापस आ जाएगा उस समय हम सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कुल मिला के फिजिकल गया और फिजिकली आया तब सेल और सेल रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेस आर रिटर्न इन द बुक व्हेन द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। मतलब परचेस को तब रिकॉर्ड करना है जब बिल मिल गया हो, गुड्स मिला हो नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है। इनवॉइस अगर आ चुका है हमारे पास तो उस समय हम परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। ये इनकी पॉलिसी है, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला कि जो सेल है बिटवीन 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल 20,000 रुपए एज पर सेल डेब्यू। ठीक है जी। अब मैंने पूरा आगे तक देख लिया, इसमें सेल रिटर्न कहीं नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। एक बार सरसरी निगाह से देख लेना बेटा, सरसरी निगाह से देख लेना कि अगर सेल रिटर्न है तो दो एडजस्टमेंट करने के बजाय सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देना और वो जो नेट सेल आएगा उसका कॉस्ट निकाल देना, तो भी काम चलेगा।
ओके, तो सेल 20,000 रुपए का है। अच्छा, जब भी सेल होगा तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, आपको मालूम है नीचे में कॉस्ट, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया रहता है जी। देखो ये दिया है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट दिया रहेगा। प्रॉफिट क्या दिया है? 25% ऑन कॉस्ट, मतलब लगाना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला। अगर सेल पर प्रॉफिट दिया रहता तो फॉर्मूला नहीं लगता, सीधा सीधा प्रॉफिट निकल लेता है और सेल में प्रॉफिट माइनस करके निकाल लेते हैं कॉस्ट, पर यहां पे फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या बोलो? सेल इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो मुझे 20,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्लस करना पड़ेगा, इशू को प्लस करेंगे बेटा, उल्टी गाड़ी चल रही है। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, ये 20,000 रुपए माइनस 4,000 तो 16,000। अब ये जो कैलकुलेशन किया ना, आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, 20,000 जो मैंने बताया और उसी हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, आप इसके हिसाब से चलना, तो इसको फॉलो करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ध्यान रखना। तो ये करोगे तो आ जाएगा बेटा 16,000 रुपए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ गया 16,000 रुपए। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, दो कई तरीके हो सकते हैं बनाने का, तो मैं एक तरीके से चलता हूं, आप भी एक तरीके से चलिए, ज्यादा खुशी मिलेगी आपको और ज्यादा इजी रहेगा। तो ये हमने कर दिया बेटा प्लस, ये देखो क्या लिखा है ऐड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड, हमने देखो फ्री सैंपल इशू किया तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कितने रुपए का बेटा? 4,000 एट कॉस्ट। ये कॉस्ट प्राइस दिया है तो बड़ी खुशी की बात है, आपको कोई कन्वर्शन की आवश्यकता नहीं है। तो 4,000 का गुड्स हमारे पास गया, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा प्लस, जितना इशू होगा उसको करना पड़ेगा प्लस। तो ये मैंने कर दिया बेटा 4,000 प्लस, ये भी ऐड हो गया, ये हो गया प्लस। ओके, तो अब ये 1,45,000 हो गया। इसके बाद अच्छा एक बात बता दूं बेटा, ये आपको अलग अलग टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये लिखकर सीधा ये आंसर लिख सकते हैं। अलग अलग इनर कॉलम में टोटल करने का कोशिश मत करना, जरूरत नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट मत करना बेटा, अपना टाइम इज वैल्यू, टाइम इज मनी, सॉरी। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या लिखा है पॉइंट नंबर 5 पे, आपको बोला है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में हमने परचेस किया है, हमने 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में परचेस किया है, मतलब वो जो पीरियड है ना, इस पीरियड के दौरान जो रिसीव हुआ है, तो रिसीव को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, कितने का? 10,000 रुपए का गुड्स हमने रिसीव किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू 2,000 नॉट रिसीव्ड टिल डेट ऑफ एक्चुअल टेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपने 10,000 रुपए का गुड्स परचेस किया है, लेकिन उसमें से 2,000 तो आए ही नहीं आपके पास अभी तक, मतलब आ कितना गया होगा? 8,000। तो हमने 10 अप्रैल को जब स्टॉक लिया ना, तो उस समय हमने 8,000 को शामिल कर लिया है, हमने 8,000 को अपने स्टॉक में शामिल कर लिया है। जबकि ये जो परचेस है, ये परचेस 31 मार्च के पहले नहीं हुआ था। इसका मतलब ये परचेस हमारे पिछले साल के बुक में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, तो हमने गलती से 8,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 8,000 को करना पड़ेगा माइनस, 8,000 को करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये 31 मार्च के दिन ये हमारे स्टॉक में नहीं था। ठीक है, तो ये 8,000 को हमने कर दिया, ये देख सकते हैं बेटा, ये 8,000 को हमने क्या कर दिया? माइनस। ठीक है, 10,000 था, उसमें 2,000 नहीं मिला, तो 8,000 मिल चुका है, वो शामिल हो चुका था, पर ये 31 मार्च को नहीं था, इसलिए उसको हटाओ, एक्सक्लूड करो। इसके बाद 6वां नंबर देखो, 6 नंबर क्या लिखा है? इनवॉइस फॉर गुड्स परचेस अमाउंटिंग टू 20,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च। देखो बेटा ध्यान से क्या लिखा है, 20,000 रुपए का गुड्स हमको इनवॉइस, परचेस का इनवॉइस मिल चुका है 28 मार्च को। तो पॉलिसी क्या है बेटा? इनकी पॉलिसी है कि अगर इनवॉइस मिल चुका है ना, तो उस केस में ये 31 मार्च के स्टॉक में आना चाहिए, ये 31 मार्च के स्टॉक में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर में लिखा है कि गुड्स का जब इनवॉइस आएगा तो परचेस मान लिया जाएगा। तो कुल मिला के 20,000 रुपए आपका परचेस बढ़ना चाहिए, स्टॉक बढ़ना चाहिए। अब क्या हुआ? बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, लेकिन ये गुड्स हमारे स्टॉक में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि फिजिकली गुड्स नहीं आया, और हमने तो 10 अप्रैल को फिजिकल स्टॉक लिया है, तो ये गुड्स जब नहीं आया तो हमारे स्टॉक में शामिल नहीं हुआ, जबकि शामिल होना चाहिए था। इसलिए इसको करेंगे प्लस। क्या करेंगे बेटा? प्लस। ये देखो 20,000 को हमने कर दिया प्लस, परचेज ड्यूरिंग मार्च बट नॉट रिकॉर्ड इन स्टॉक, तो इसको 20,000 को हमने बेटा कर दिया प्लस, तो 1,97,000 रुपए आ गया आंसर। अब यहां पे थोड़ी सी गलती है बेटा इंस्टीट्यूट की, ये वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक नहीं, ये आएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक वर्ड आएगा। ओके, तो इसके साथ हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, धमाकेदार क्वेश्चन। मेरे को क्यों लगता है बेटा कि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कल आपको दिख जाए, कल के एग्जाम में आपको दिख जाए बेटा। तो ये कब का है? आरटीपी May 20 में भी है, और ये 2 बार ये आरटीपी में भी है, एमटीपी में भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्काई लिमिटेड कीप्स नो रिकॉर्ड but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter and the valuation is taken at cost। ठीक है, कंपनी मतलब ये हर क्वार्टर के एंड में फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं, मतलब
3 महीने में, क्वार्टर मतलब 3 महीने, ठीक है। द कंपनीज ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2000 को, ठीक है। द स्टॉक वैल्यूएशन डेट 31 मार्च, हाउएवर मिसरीडिंग एंड यू हैव एडवाइज दिस, ठीक है। हाँ, विद द स्टॉक फिगर एज ऑन 31 दिसंबर 17, मतलब जरा समझना 31 दिसंबर 2017 को ये स्टॉक ले चुके हैं और हमको पहुंचना कब, 31 मार्च 2018, 3 महीने, मतलब 31 दिसंबर 2017 का इन्होंने फिजिकल स्टॉक लिया है और आपको निकालना 31 मार्च 2018 का स्टॉक क्या है। मतलब आपको फॉरवर्ड बढ़ना है, आपको बैकवर्ड नहीं जाना बेटा, फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड में आपको मालूम है क्या करते हैं, रिसीट को करते हैं प्लस, इशू को करते हैं माइनस। बोलो मेरे साथ, रिसीट को करते हैं प्लस, इशू को करते हैं माइनस। चलो, तो ये भी मैंने सॉल्व करके यहां पे रखा हुआ है। चलिए एक बार ना आखिरी में मैं देख लेता हूं आपको बनाना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2018। हाँ ठीक है जी, बना लेंगे। इसके बाद एक कुछ बात बोल रहा है बेटा आखिरी में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बड़ी प्यारी बात बोल दी बेटा, क्या बोल दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कब माना जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा, परचेस तब रिकॉर्ड होगा जब गुड्स अपने को रिसीव हो जाएगा, और वैसी सेल तब रिकॉर्ड होगा जब गुड्स हमारे पास से डिस्पैच हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात बोल दी कि ओनरशिप, आपको मालूम है ना, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना तभी परचेस सेल को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे लिख रहा है कि जिस दिन गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, तो जब मैं परचेस कर रहा हूं तो जिस दिन गुड्स मेरे पास आएगा उस दिन परचेस मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरी पॉलिसी है। और सेल को मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, जिस दिन गुड्स मेरे पास से जाएगा तब मैं सेल को रिकॉर्ड करूंगा, ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना। और हमको 31 मार्च 2018 का स्टॉक निकालना है, फिजिकल स्टॉक नहीं निकालना बेटा, बुक का स्टॉक निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 31 दिसंबर को स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 80,000, इन्वेंट्री शीट के हिसाब से 80,000, ये फिजिकल स्टॉक है। तो ये आ गया बेटा, 31 दिसंबर को स्टॉक आ गया 80,000 रुपए। अब हमारे दिमाग में क्या है, 31 दिसंबर और 31 मार्च के बीच में गुड्स आया होगा तो प्लस करना पड़ेगा, गया होगा तो माइनस करना पड़ेगा, और जो भी कुछ गलतियां हैं तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट, मतलब 31 दिसंबर को जो अपन 80,000 रुपए स्टॉक निकाला ना, स्टॉक शीट बनाई होगी, तो उस समय क्या हुआ, कुछ गलतियां मिली, डिस्क्रिपेंसी मतलब गलतियां मिली। क्या क्या मिला भैया, पेज टोटल ऑफ 5,000 हैड बीन कैरीड टू समरी शीट एज 6,000, 5,000 को 6,000 लिख दिया, मतलब स्टॉक ज्यादा लिख दिया, ओवर स्टेट कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, ये गलती को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लिखना था 5,000 लिख दिया, क्या 6,000, तो हमने 1,000 ज्यादा लिख दिया, उसको 1,000 को करना पड़ेगा कम, तो 1,000 होगा बेटा माइनस। कहां है ये, देखिए दिख रहा है आपको, लेस, ओवरकास्टिंग, कितना हो गया 1,000 माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है बेटा पहले भी अपना इस टाइप का। टोटल ऑफ अ पेज अंडर कास्ट बाय ₹200, एक पेज का टोटल 200 रुपए कम लिख दिया, तो 200 रुपए कम लिखा तो स्टॉक कम हो गया होगा, तो स्टॉक को बढ़ाने का समय है, तो 200 रुपए बढ़ा दो। ये देखिए ये 200 बढ़ा दिया, अंडर कास्टिंग ऑफ पेज टोटल। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कोई रिसीट इशू का मैटर नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं, गलती को तो रेक्टिफाई, मैंने आपको क्या बोला था, बिफोर हो या आफ्टर हो, रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, मतलब स्टॉक को बढ़ाने तो प्लस, कम होगा तो माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनवॉइस ऑफ परचेस, परचेस का इनवॉइस, एक बात दिमाग में रखना बेटा, नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी है आपको, ये ओनरशिप कब होगी ट्रांसफर, जब गुड्स मिलेगा तब परचेस माना जाएगा। अब हो क्या रहा है देखो, इनवॉइस ऑफ परचेस एंटर्ड इन परचेस बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 70,000 रुपए, ये ठीक है। 70,000 रुपए का हमने गुड्स परचेस कर लिया है, मतलब इनवॉइस आ चुका है अपने पास 70,000 का, ठीक है। ये जो है ना पॉइंट बेटा, ये और ये 2 पॉइंट इसके वीवीआईपी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपके वीवीआईपी पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। वापस से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हमने परचेस का जो इनवॉइस है ना, ये परचेस बुक में जनवरी से लेकर मार्च तक टोटल 70,000 रुपए का एक इनवॉइस बना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है बेटा, अपने को परचेस तभी रिकॉर्ड करना है अगर गुड्स मिला होगा, अगर गुड्स अपने को रिसीव हुआ है तब तो ये परचेस है, रिसीव अगर मार्च तक नहीं हुआ है तो ये हमारे साल का परचेस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2017, जरा समझना बेटा, तो ये देखिए मैं अलग से बता रहा हूं आपको, हमको बोलता है कि इनवॉइस था, परचेस का इनवॉइस था 70,000 रुपए का, ये 70,000 का जो परचेस का इनवॉइस था ना, उसमें से जो 3,000 है ना, ये अपने को अप टू
31 दिसंबर रिसीव हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? रिसीव हो चुका है। और रिसीव हो चुका है मतलब क्या हुआ? ये अपने स्टॉक में इंक्लूड हो चुका है। अपन ने 31 दिसंबर को स्टॉक लिया ना, तो उसमें ये तो इंक्लूड हो चुका है, मतलब 3000 से अपना स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन बाकी के बारे में क्या लिख रहा है? देखो बस ये फुल स्टॉप हो गया, ये तो अलग लाइन है। इसके बाद जो है ना, ये दूसरा पॉइंट है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3000 रुपीज अपने को 31 दिसंबर के पहले मिला, तो बाकी जो 67,000 है ना, ये अपने को मानना पड़ेगा कि इसके बाद मिला होगा, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में मिला होगा। तो इसके बीच में मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसके बीच में मिला मतलब क्या हुआ? अपना स्टॉक बढ़ना चाहिए 67,000 से। अपना स्टॉक बढ़ना चाहिए 67,000 से। ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन मतलब कुल मिला के ना 70,000 रुपए का पूरा माल अपना 31 मार्च तक मिल चुका है। 3000 का 31 दिसंबर के पहले मिल चुका है, तो वो तो ऑलरेडी शामिल हो चुका है। बाकी कुछ लिखा नहीं है, तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि बाकी 31 मार्च तक मिल गया, तो ये भी हमारे स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए, हमारा परचेस का में शामिल होना चाहिए। तो इसलिए हमको 67,000 क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस। अभी मैं लिख रहा हूं प्लस करना पड़ेगा मेरे को 67,000, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये पूरा लाइन पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। इसके बाद इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 18, एक इनवॉइस है अप्रैल 18 मतलब अगले साल, हमारे नेक्स्ट ईयर में एक इनवॉइस मिला था रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 18, टोटल 4,000। ओ हो, दिल जीत लिया बेटा। सुन लो मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चों प्यारे। देखो अपने को ना एक परचेस का जो इनवॉइस है ना, ये अपने को अप्रैल 18 में मिला है। लेकिन जो गुड्स है ना, ये 4,000 रुपए का है। 4,000 रुपए का इनवॉइस मिल कब रहा है बेटा? अप्रैल में। लेकिन जो गुड्स है ना, ये गुड्स अपने को रिसीव कब हुआ? ये अपने को क्या डेट है बेटा? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। डेट हाँ 28 ये दिया है मार्च में। ये गुड्स अपने को मिल चुका है मार्च 18 में। अब एक सवाल है मेरा कि परचेस, मैं इसको परचेस कब रिकॉर्ड करूं? अप्रैल 18 में मतलब पिछले साल कि मार्च 18 में? तो अपनी पॉलिसी क्या है, यहां पॉलिसी मैटर करता है बेटा। अगर कुछ नहीं दिया रहता ना, तो जिस समय इनवॉइस मिलता है उस समय परचेस रिकॉर्ड होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा हुआ है बेटा? कि जब गुड्स मिलेगा, डिलीवर होगा, तब परचेस रिकॉर्ड करना है, मतलब स्टॉक को तब बढ़ाना है। परचेस बढ़ेगा मतलब स्टॉक बढ़ेगा। तो कुल मिला के अपने को गुड्स मिला है बेटा मार्च में, इसलिए गुड्स मिल चुका अपना मार्च में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि अपने को परचेस को इसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया बेटा। ये जो 4,000 है ना, इससे मेरा स्टॉक बढ़ेगा। मेरे को जो स्टॉक देना हो कब का? 31 दिसंबर का दिया है, तो उस समय थोड़ी गुड्स मिला था, मतलब 31 दिसंबर के गुड्स में शामिल नहीं है। मेरे को मार्च का स्टॉक निकालना है, तो मार्च के पहले गुड्स मिल गया ना, तो हमारा इस साल का परचेस माना जाएगा। तो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो इसलिए 4,000 को प्लस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो, ये जो अपना पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में हमको दो चीज प्लस करनी है। 67,000 भी प्लस करना है, 4,000 भी प्लस करना है। तो दोनों को मिला दोगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा बेटा? 74,000। चलो अब चेक कर लो, ये देखिए, ये आ गया 71,000। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आ गया 71,000। कहां गया? ये आ गया बेटा 71,000। क्या लिखा है? गुड्स परचेस एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। 7,000 माइनस 3,000 और प्लस कर दिया 4,000। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये बेटर होगा कि नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टेक्निकल है। तो जो मैंने एक रफ टाइप का बनाया ना, आपको प्रॉपर तरीके से फेयर इसको बना देना, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये थर्ड नंबर बढ़िया पॉइंट था बेटा। अब आते हैं फोर्थ में क्या लिखा है, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। हाँ ये देखिए, फोर्थ में आते हैं सेल इनवॉइस। अब ये सेल की बात कर रहा है। टू कस्टमर टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जनवरी से मार्च के बीच में हमारा 90,000 का सेल इनवॉइस बना है। इसका मतलब होना ये चाहिए कायदे से, मैं सोचता हूं कि 90,000 की जो कॉस्ट है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। सेल में इशू हो रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि जब डिस्पैच होता है तभी इसको सेल मानना है, ये भी बात लिखी हुई है। तो इनवॉइस का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं बोलूंगा गुड्स मेरे पास से डिलीवर हो गया, तो उतने से मेरा स्टॉक कम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। ऑफ दिस 5,000 रिलेटिंग टू गुड्स डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर 17। एक बार वापस से देखो बेटा, ये देखो, ये देखिए यहां पे। हाँ जी, क्या बोल रहा है? 90,000 का गुड्स जो है ना, ये अपने सेल किया है, लेकिन उसमें से क्या बोला?
5,000 का जो गुड्स है ये अपने डिस्पैच कर दिया है, ये अपने डिस्पैच कर दिया कब? बिफोर 31 दिसंबर। और आपको मालूम है ना, अपने जो स्टॉक लिया ना, फिजिकल स्टॉक को 31 दिसंबर को लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 31 दिसंबर की पहली डिस्पैच हो गया, मतलब 5,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, स्टॉक कम हो चुका है 5,000 से। और बाकी का क्या? बाकी का क्या पढ़ते हैं, कुछ बोल रहा है क्या? इसके बाद गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च 18 बट इनवॉइस इन अप्रैल 18 टोटल 4,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये एकदम अलग है, ये अलग है। तो पहले मैं ये पहले पॉइंट मतलब यहां पे दो पॉइंट है, पहला ये और दूसरा ये। अब मैं वापस से पहले पे आता हूं। पहले पे मेरे को क्या बोला कि 90,000 में, क्या बोला मेरे को? 90,000 में 5,000 तो 31 दिसंबर के पहले डिस्पैच हो गया। इसका मतलब बाकी जो 85,000 है ये हमको मानना पड़ेगा कि डिस्पैच हुआ है कब? 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में। इसका मतलब इसको मुझे 85,000 से मेरे को स्टॉक कम करना पड़ेगा। और जब रिसीव हुआ था तो प्लस किया था ना, तो कुल मिला के पूरा का पूरा 90,000 का स्टॉक मेरा 31 मार्च के पहले डिस्पैच हो चुका है। तो 90,000 से मेरा स्टॉक कम होना चाहिए, पर 90,000 में 5,000 तो पहले से कम हो चुका है, तो 85,000 मुझे और कम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी, समझ गया सर। अब जरा दूसरी लाइन देखो क्या लिखा है। गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस इन अप्रैल 2018 टोटल 4,000। देखो ये वही है, इसके पहले अपन ने जो बात किया था ना, लगभग वैसा ही है। समझो क्या मतलब हुआ? आपको बोल रहा है कि सेल का जो इनवॉइस है, सेल का इनवॉइस बना है अपना अप्रैल में, और ये सेल का जो इनवॉइस अप्रैल में बना वो कितने का है? 4,000 का। लेकिन आपको क्या बोला है, जो गुड्स है ये डिस्पैच हो चुका है मार्च में, डिस्पैच हो चुका है मार्च में। अब आपको मालूम है बेटा कि यहां पर इनवॉइस से मतलब नहीं है, जिस समय डिस्पैच हुआ उस दिन उसको सेल की तरह माना जाएगा, मतलब उस दिन अपने को स्टॉक कम करना है। कुल मिला के मार्च के पहले स्टॉक जा चुका है तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। तो अब टोटल कम कितना हो गया? 85,000 प्लस 4,000, तो दोनों मिला के 89,000 से अपना स्टॉक कम हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 की वजह से। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं बेटा 89,000 का जो स्टॉक है ये अपने को कम करना है, लेकिन ये तो सेल प्राइस है, अपने को निकालना पड़ता है बेटा कॉस्ट। और कॉस्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो क्या लिखा है, 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 25% है। तो आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, ये देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये इस तरीके से कैलकुलेशन मत करना, ये भी कर सकते हैं आप, पर मैंने जो तरीका बताया कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। रेट कितना बेटा? 25। ओके, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 71,200। कितना आ जाएगा? 71,200। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सीधा आ गया आपका कॉस्ट, और इसको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब और कुछ लिख रहा है क्या? हाँ जी, एक बात और लिख दिया, देखो भाई क्या लिखा है, ड्यूरिंग फाइनल क्वार्टर, मतलब चौथा क्वार्टर जनवरी से मार्च वाला, उसकी बात कर रहे हैं। क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,000 हैड बीन इश्यूड टू कस्टमर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। आपको क्या बोल दिया, हमने कस्टमर को क्रेडिट नोट दिया था। क्रेडिट नोट कब देते हैं? जब हम सेल रिटर्न होता है, क्योंकि सेल रिटर्न होता है तो एंट्री क्या बनाते हैं? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो हम कस्टमर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो मतलब इस सेल रिटर्न की बात है, कितने का? 1,000 का। तो हमने आखिरी क्वार्टर में गुड्स डिस्पैच हो गया, तो नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा, हमको गुड्स, अगर हमारे पास से ये जो गुड्स है ना, ये गुड्स अपने, ये कब क्या लिखा हुआ है देखो आप, फाइनल क्वार्टर में बोल रहे हैं 1,000 का गुड्स अपने पास आ गया, सॉरी सेल रिटर्न हुआ मतलब गुड्स अपने पास आया है, तो आया है तो उस केस में आपको प्लस करना पड़ेगा, स्टॉक अपना बढ़ेगा। ये आ गया कॉस्ट, तो वही निकाल देना बेटा, 1,000 का सेल प्राइस है इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये आ गया 800। तो ये आप कर सकते हैं। अब अलग अलग पॉइंट दिया है, तो देखो आपके पास, आपको मालूम है कि दो ऑप्शन है, हम लोग चाहें तो, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग पॉइंट है ना, तो इसलिए अलग अलग लगा। अलग अलग पॉइंट के सेंस में, एक में आपको बोला है कि गुड्स था, इतना आ गया, इतना बाद में आया, तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। अगर ये क्वेश्चन में केवल ये दे रहा था ना कि इस पीरियड में इतने रुपए का सेल होता और इतने रुपए का सेल रिटर्न है, तो मैं नेट करके कॉस्ट निकाल लेता। पर ये दोनों एकदम अलग अलग बातें कर रहा है, अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो फाइनली आप प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 79,800। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो इसके साथ अपना इन्वेंट्री का जो स्टॉक टेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेटा कंप्लीट। लेकिन
दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि इसमें भी स्टूडेंट को डाउट होता है, तो क्यों ना वो भी खत्म कर दिया है। मालूम बेटा, अपन क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को खोज खोज के निकालते हैं, और आईसीआई का स्टडी मैट 100% अपनी क्लास में कवर होता है, आपको मालूम है, एक्सेल की इंस्टीट्यूट में। फिर आरटीपीज, एमटीपीज, फिर जितने भी इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं, इसलिए हर एग्जाम में आज तक रिकॉर्ड है बेटा, 4 एग्जाम फाउंडेशन की हो चुकी है, हर बार हमारे स्टूडेंट 98 मार्क्स हमारे यहां से हर बार जाता है, हर बार। और जो लास्ट एग्जाम हुई थी ना नवंबर 18 में, उसमें से दो बच्चों ने 98 स्कोर किया था। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये होता है कि लॉजिकल वे में हम लोग पढ़ाते हैं, और हर चीज, हर कोना कोना कवर किया जाता है। चलिए बेटा, चलो मैं 2 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं बेटा, तब जाके मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ अब इन्वेंटरी आपका हो रहा है कंप्लीट। चलिए, और दोनों डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, स्टडी मेट के हैं तो इंपॉर्टेंट भी है नेचुरली। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ऑन द पीएल अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपए। आपको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 एज ऑन 31 मार्च 16, ठीक है। आपको मालूम है प्रॉफिट निकालने के पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएल बनाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग में लिख चुके हैं, निकाल चुके हैं 3,75,000 रुपए। इसके बेस पर प्रॉफिट आपका 6 लाख रुपए आ चुका है, ठीक है। अब बाद में आपको कुछ गलतियां पता चली होगी नेचुरली, तो हमको करना क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट है। सबसे पहले मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं कि करना क्या है। हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना 31 मार्च, मतलब अगर वो 31 मार्च का जो स्टॉक जो 375 हम ले चुके हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सुधार के नया स्टॉक निकालना पड़ेगा, और आपको एडजस्टेड प्रॉफिट भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2 काम करने, एक स्टॉक निकालना और दूसरा आपको एडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं, लेकिन बेटा, जैसे चलो मैं पॉइंट नंबर 1 पहले पढ़ता हूं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट और थीम दिमाग में सेट होगा। करना क्या है, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर शॉप। क्या बोला, हमने नई इलेक्ट्रिकल फिटिंग परचेज किया है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग हमारे लिए एसेट होती है, तो हमको डेबिट करना था इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुसना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, तो बोलो बेटा एंट्री पास होगी फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, बोलो एंट्री क्या पास होगी, अपनी एंट्री पास होगी फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। पहले दिमाग में एंट्री सोचना, फिट करना मत, पर सोचना फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस होगा कितने रुपए से बेटा, 15,000। अब आपको याद होगा रेक्टिफिकेशन का टॉपिक ये बोलता था अपने को एंट्री नहीं बनानी है, अपने को यह बताना है कि इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूं। आपने फिटिंग को डेबिट किया, तो फिटिंग क्या है बेटा अपने लिए, एसेट। तो अगर कोई एसेट लायबिलिटी में चेंजेस आएगा तो उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने फिटिंग को डेबिट किया, इससे मेरे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब एक दूसरा सवाल है, मैंने परचेस को क्रेडिट किया बेटा, तो सवाल है परचेस को क्रेडिट करने से हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब एंट्री पास करके सोचूंगा तो मैं ये देखूंगा कि कौन से अकाउंट का मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, किस पे मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से मालूम बेटा, हम पीएल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। मतलब अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी एंट्री में, याद कीजिएगा रेक्टिफिकेशन में हमने पढ़ा था, अगर किसी भी एंट्री में नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है बेटा। अगर आप परचेस को क्रेडिट कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट है परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर आप उसको क्रेडिट करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सुन लो। अरे भैया, परचेस को क्रेडिट करने से, परचेस एक एक्सपेंस है, उसको क्रेडिट करने से आपका एक्सपेंस कम होगा, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। ये पहली बात। और दूसरी बात, क्या मेरे को 2 चीज के ऊपर बात करना है, प्रॉफिट पे इफेक्ट और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट। अब मेरा एक सवाल है, क्या मेरा परचेस अगर गलत है, परचेस मेरा गलत हो गया, तो अगर परचेस मेरा गलत है तो मेरा क्या क्लोजिंग स्टॉक भी गलत होगा। मतलब परचेस अगर मैं गलती करूंगा तो नेट प्रॉफिट पे तो इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्लोजिंग स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ना नोट्स मैंने लिख के रखे हैं, आपको दिखा देता हूं फटाफट ताकि आपका टाइम बचे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। चलिए सबसे पहले मैंने नोट्स में क्या लिखा रहेगा, देखो आप, परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न। ये पहले तो ये कौन सा अकाउंट है बेटा, सारे के सारे आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अगर ये कोई गलत हो गया तो उस केस में क्या लिखा है, इट मे नॉट अफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। पहले मैं बोल दूं, अफेक्ट्स
अफेक्ट्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो अफेक्ट करेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को ये अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज सेपरेटली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अलग से वैल्यूएशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। एक बात सोचना, नहीं समझ नहीं आ रहा, मेरे को मालूम बेटा आप लोग को समझ नहीं आया। सुनो मेरी बात भाई, मान लो मैंने एक गलत एंट्री पास कर दी, मैंने गलत एंट्री पास कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, ये मैंने गलत एंट्री पास कर दी। अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए। ये फिटिंग का था, पर मैंने गलती से परचेस को डेबिट कर दिया। लेकिन 31 मार्च को मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालता हूं मालूम? मैं क्लोजिंग स्टॉक परचेस अकाउंट के बेस पे नहीं निकालता। मैं देखता हूं कि मेरे पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है। मैं इसको फिजिकल काउंट करता हूं बेटा, मैं इसको फिजिकल काउंट करता हूं। तो फिजिकल काउंट करता हूं। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं बेटा, ये मैं एप्पल का मेरा मोबाइल है ना, मैं एप्पल का डीलर हूं। तो मैंने काउंट किया कि मेरे पास 100 एप्पल पड़े हुए हैं। तो काउंटिंग में ये एंट्री गलत हो गई तो क्या हो गया भाई? मेरे पास एक्चुअल में 100 एप्पल पड़े हुए, क्वांटिटी 100 है। मैं इंटू क्या कर देता हूं? कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए एक है मेरा 50,000 रुपए का एक एप्पल फोन है। तो कुल मिला के मेरा स्टॉक कितना हो गया बेटा? 50 लाख रुपए का स्टॉक हो गया। तो ये गलत है परचेस, मेरा स्टॉक थोड़ी गलत है, क्योंकि स्टॉक का एक्चुअल वेरिफिकेशन किया जाता है। बस इसीलिए दिमाग में रखिएगा कि परचेस रिटर्न सेल रिटर्न में गलत एंट्री होने की वजह से हमारे स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं, क्योंकि मेरे को बोलना है कि प्रॉफिट पे इफेक्ट और स्टॉक पे इफेक्ट दोनों बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रॉफिट पे तो इफेक्ट आएगा, लेकिन इस पे स्टॉक पे इफेक्ट नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात देखो क्या लिखा है, मैंने आपको बताया दो। रेक्टिफायर एंट्री में नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसके बाद तीसरा नंबर, परचेस रिटर्न सेल रिटर्न कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट गलत हुआ तो स्टॉक प्लस माइनस करना जरूरी है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत ज्यादा प्लस माइनस लिख दिया तो उसका प्रॉफिट पे पक्का इफेक्ट आएगा। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हो, तो अगर ये ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि क्रेडिट में लिखते हो आप। और क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो ये लिखा है मैंने, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। इन 4 बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो 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 चलो, कॉमन फास्ट। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये 15,000 जो है ना, तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये अकाउंट बना के दिखाना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम लोग वैसे इसको प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्टडी मैट में इसको अकाउंट बना के दिखाए, कोई बात नहीं बेटा। प्रॉफिट 6 लाख का दिया है तो मैंने 6 लाख रुपए लिख दिया। अच्छा, इधर स्टॉक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,75,000, मैंने 3,75,000 लिख दिया। ठीक है, अब पहले में क्या हो रहा है बेटा, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। और किसकी वजह से बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ये कोई एक्चुअल में अकाउंट नहीं बना रहे, बस ये नरेशन डाल रहे हैं, समझ लो। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये नरेशन एक तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 80,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। हमने फ्री सैंपल दिया और उसकी कोई एंट्री नहीं बनाया। तो आपको मालूम बेटा, फ्री सैंपल की जो एंट्री बनती है, वो एंट्री क्या बनती है? फ्री सैंपल की एंट्री बनती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। ये एंट्री बनती है 40,000 रुपए से। अब जरा सोचने की बात है बेटा, आपको मालूम है फ्री सैंपल भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है, दोनों नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री सैंपल जो आपने डेबिट किया उससे प्रॉफिट कम होगा, पर परचेस को क्रेडिट किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कुल मिला के 40,000 से प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दोनों तरफ दिखा दो, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो ये देखो, ये पहले मैंने बढ़ता हुआ दिखा दिया स्टडी मैट में फ्री सैंपल, और दूसरी तरफ इसी को घटते हुए दिखा दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंटिंग टू 250। अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाँ, 2,50,000 हैज बीन एंटर्ड इन 27 मार्च। 27 मार्च को 2,50,000 का हमने इनवॉइस एंटर किया, मतलब परचेस किया होगा, तो अपना स्टॉक बढ़ना चाहिए था 2,50,000 से, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। देखो देखो, ये गड़बड़ क्या हुआ, हमने परचेस की एंट्री कर दी है, लेकिन स्टॉक में लेना भूल गए। तो स्टॉक में तो लेना पड़ेगा, तो स्टॉक बढ़ेगा मेरा, ये स्टॉक की गलती है। तो ये देखिए, ये 2,50,000 हमने क्या किया, गुड्स परचेस बट नॉट इंक्लूडेड। तो अब स्टॉक को इंक्लूड कर दिया, स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए बेटा ये देखो, ये 2,50,000 से हमने क्या बढ़ा दिया, प्रॉफिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2016 2 लाख का जो गुड्स है वो सोल्ड कर दिया, डिलीवर कर दिया, वर टेकन इन द सेल फॉर
अप्रैल 16, देखो देखो क्या गड़बड़ हुआ। हमने मार्च में 2 लाख रुपए का गुड्स डिस्पैच कर दिया, सेल कर दिया, डिलीवर भी कर दिया, सेल कर दिया, डिलीवर कर दिया। इसका मतलब क्या होना चाहिए था बेटा, ये अपना मार्च का सेल है, ये अपना मार्च का सेल है, लेकिन हमने गलती से कब रिकॉर्ड कर दिया, अगले साल, अप्रैल मतलब अगले साल। तो कुल मिला के अगर मुझे इसको मार्च के सेल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मार्च के सेल में जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन स्टॉक पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि डिलीवर हो चुका ना। तो अपन जब स्टॉक 31 मार्च को जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे तो वो शामिल नहीं हुआ, वो शामिल नहीं हुआ होगा, तो स्टॉक मेरा गलत नहीं है। तो केवल क्या होगा, ये 2 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी पॉइंट देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000। देखो कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016। ठीक है, एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 75,000 का जो कॉस्ट प्राइस का गुड्स है हमने अप्रूवल बेसिस पे दिया, और अप्रूवल पे जब देते हैं तो प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। हमने प्रॉफिट कितना जोड़ा है, 33.33% ऑन कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अप्रूवल गिवन इन अप्रैल। ये अप्रूव कब हुआ, अप्रैल में, मतलब सेल कब का, अप्रैल का। ठीक है जी, बट वर टेकन ए सेल इन मार्च। ये गलती हो गई, हमने इसको मार्च में सेल मान लिया। तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, याद करो, हमने मार्च में सेल मान लिया तो मुझे सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल कम करूंगा। अब क्या हुआ, ये अप्रूवल पे गुड्स मेरे पास नहीं है पर मेरे कस्टमर के पास, लेकिन ओनरशिप मेरी है, तो मेरा स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सेल को रिवर्स करना पड़ेगा और स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, तो दो दो इफेक्ट करना पड़ेगा। अब जरा मैं इसको वर्किंग करके समझा देता हूं। आपको क्या दिया, जो गुड्स हमने भेजा ना उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 75,000। ठीक है, अब मेरे को उसका सेल प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने से सेल आ जाता है। अब खास बात क्या है, प्रॉफिट कितना दिया, 33.33% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो ये जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सीधा सीधा निकाल लो, 75,000 का 1/3, ये आ गया बेटा 25,000 रुपए। तो जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सेल हो गया 1 लाख रुपए। अब जरा सोचो क्या होगा, मेरे को सेल इस साल बढ़ाना है 1 लाख से, तो सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी 1 लाख से बढ़ जाएगा। और दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये मुझे 75,000 रुपए से बढ़ाना है, जो क्लोजिंग कम करना है, क्योंकि सेल हुआ ना, ये सेल अपना, सॉरी बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गया। सेल जो है ना, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया गलती से, सेल इस साल का है नहीं क्योंकि सेल तो अगले साल का है, तो सेल मुझे 1 लाख रुपए से कम करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा, ये सेल को कम कर दिया तो प्रॉफिट अपना कम हो जाएगा, पक्की बात है। ये देखिए हमने वही किया, यहां पे सेल कम हुआ तो प्रॉफिट अपना कम हो जाएगा। लेकिन जो स्टॉक है वो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर के पास पड़ा लेकिन मेरा स्टॉक है, तो स्टॉक की एंट्री अपन किस पे करते बेटा, कॉस्ट पे। तो 75,000 से क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ेगा, और आपको मालूम है अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी 75,000 रुपए से बढ़ेगा। तो 75,000 दो जगह लिखना पड़ेगा, आप देख सकते बेटा, ये देखिए, ये 75,000, आजा भैया आजा, ये देखो 75,000 से स्टॉक बढ़ा तो अपना फाइनली स्टॉक कितना हो गया, 7 लाख रुपए, और इधर 75,000 रुपए से अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपना बढ़ेगा। तो इस तरीके से अपना फाइनल प्रॉफिट आ गया 10,40,000 रुपए का, और रिवाइज क्लोजिंग स्टॉक आ गया अपना 7 लाख रुपए का। ओके, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म, और अब मैं ले रहा हूं बेटा आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद पूरे इन्वेंट्री के जितने भी टफेस्ट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने 100% कवर कर लिया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टडी मेट का। चलिए बेटा, एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको भी कवर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 17। अपने को स्टॉक निकालना है, निकाल लेंगे। अब क्या देखा, देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल 2016 मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको। फिर आपको परचेज दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये आपको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी आपको दे दिया, आपको सेल भी दे दिया। ठीक है, मतलब आप सोच पा रहे होंगे बेटा, ये पूरा पूरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चलना चाहिए, हम इस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने वाले हैं, तो आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आता सेल, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। लेकिन ये टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक का है, तो नेचुरली अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोलेगा, तो क्या बड़ी बात है, आपको मालूम है हर चीज का बैलेंसिंग फिगर एक चीज निकल सकता है। तो अगर मेरे को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, जीपी, सेल दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उस तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है बेटा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 16,
31 मार्च 2016, ये करेंट ईयर 31 मार्च 2017 है। मतलब क्या हुआ, ये बेटा बात कर रहा है लास्ट ईयर की, ये किसके बारे में बात कर रहा है, लास्ट ईयर की, पिछले साल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है देखो भाई, हाँ, अ सम ऑफ 60,000 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज परचेज फॉर ₹2 लाख। क्या मतलब इसका समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो पिछला साल था, मैं एक मिनट बेटा, इसका मैं इधर एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोला जब 31 मार्च 2016 था पिछले साल, तो पिछले साल एक गुड्स हमने परचेस किया था 2 लाख रुपए का, तो इसमें हमने राइट ऑफ कर दिया था, हमने राइट ऑफ कर दिया था 60,000 रुपए, राइट ऑफ कर दिया था 60,000 रुपए। चिंता मत करो, अभी बात करूंगा। राइट ऑफ कर दिया मतलब कम कर दिया। तो कुल मिला के आपने स्टॉक का जो वैल्यू निकाला था वो निकाला था पिछले साल 1,40,000 रुपए। अभी ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपको मालूम है बेटा, कई बार स्टॉक को, ये कॉस्ट प्राइस थी अपनी 2 लाख रुपए की, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, लेकिन एनआरवी इसका 1,40,000 था, तो अपन ने 60,000 रुपए कम कर दिया होगा। भाई स्टॉक को मैंने 60,000 रुपए से कम दिखाया, इसी को बोलते हैं राइट ऑफ करना। मतलब कॉस्ट में मैंने 60,000 रुपए कम करके, पिछले बार मैंने उसको कम करके स्टॉक वैल्यू किया। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पिछले साल हमारे पास ये एबनॉर्मल गुड्स रहा था। एबनॉर्मली तो रहा होगा ना भैया, कॉस्ट से कम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, मार्केट प्राइस कम हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल गुड्स है। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साल के ओपनिंग स्टॉक में वो शामिल होगा। 1,40,000 रुपए का जो एबनॉर्मल गुड्स है वो इस साल, क्योंकि पिछले साल बिका नहीं था, तो इस साल अपने ओपनिंग स्टॉक में शामिल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बस आपके दिमाग में मैं ला रहा हूं बात को। अब क्या लिख रहा है, वर सोल्ड फॉर 1,60,000, वाला जो माल है ना, जो पिछले बार नहीं बिका था, इसको इस साल हमने बेच दिया। और इस साल अपने कितने में बेचा, ये 1,40,000 के माल को हमने इस साल 1,60,000 में बेच दिया। इस साल मार्केट वैल्यू थोड़ी बढ़ गई होगी, तो हमने 20,000 रुपए का प्रॉफिट, आप देख सकते बेटा अपने, क्योंकि इसको हमने सेल किया 1,60,000 में, तो आप देख सकते हैं इसमें अपने को 20,000 रुपए का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट। ठीक है, दिमाग में रखो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। बट द अबाउट ट्रांजेक्शन, बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन द जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ कॉस्ट। मतलब अपना ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये तो एक अलग टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया, एबनॉर्मल वाला। पर जो नॉर्मली जब अपन गुड्स को बेचते हैं ना, तो अपना प्रॉफिट कितना होता है बेटा, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। अब एक बात मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा जब ये क्वेश्चन आएगा। अब अपने को निकालना क्या है, देखो सबसे ऊपर में लिख दिया था कि स्टॉक का वैल्यू निकालो। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, स्टेटमेंट बना के कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे इजी तरीका होता है बेटा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। और ट्रेडिंग अकाउंट मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मैं रफ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। एक्चुअल में तो ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलता है, पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैं जीपी को लिखकर बैलेंसिंग फिगर क्या निकालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा फाइनल अकाउंट वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये मैं स्टॉक के पर्पस के लिए मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता हूं, इसलिए नाम क्या दे सकते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बता रहा हूं बेटा, आपने कुछ भी पढ़ा होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका ये होता है कि आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, क्योंकि आपके दिलो दिमाग के अंदर फिट है। ठीक है लेकिन अब ये बनेगा कैसे, मैं इसके ऊपर बात करूंगा बेटा आपसे। चलो मैं इसको बना रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नेचुरली फॉर्मेट आपको मालूम बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले मैं सीधा सीधा जो फॉर्मेट होता है लिख देता हूं। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, इधर सेल आता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है, और जो बच जाता है क्या आता है बेटा, जीपी। जो बच जाता है क्या आता है बेटा, जीपी। ये आ गया जीपी। ठीक है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया 7 लाख, पहले एक बार मैं फिगर दिखा रहा हूं, मैं 7 लाख लिख दूंगा। परचेस है 34,60,000 में, वो लिख दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 7 लाख में, वो लिख दूंगा। और 52,20,000 का सेल, तो मैं वो लिख दूंगा। पहले मैं वो लिख दूं सब जो मैंने बात किया। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया 7 लाख का, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको दिया 7 लाख का, जो है लिखते जाओ बेटा, कुछ नहीं है। और परचेस आपको दिया 34,60,000 का। अब आपको सेल दिया 52,20,000 का, कुछ नहीं बेटा, ये सब मैं चुपचाप लिखते गया, जो बोला लिखते गया। अब आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि ये जो सेल है ना, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों शामिल है।
इसमें ओपनिंग स्टॉक में भी नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों शामिल है, ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं, मैं एकदम एक अलग तरीके से बना रहा हूं। और एक बात ये मालूम है कि ये तो आएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर। अब मेरे को दो चीज नहीं मालूम, जीपी नहीं मालूम, क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम, तो ये तो मेरे को निकालना ही है, तो नेचुरली मुझे ये निकालना पड़ेगा। अगर जीपी में निकाल लूंगा तो बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मैं हेडिंग डालता हूं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा एक बात ध्यान से रखना सुनना, आपको एक बात बोला है कि प्रॉफिट है ना 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट का 25% है अपना जीपी। लेकिन एक सवाल है कि ये हटा रहा हूं बेटा, अच्छा सॉरी ये रहने देता हूं। हाँ, ये जो 52,20,000 रुपए का सेल है, क्या ये पूरे पे मैंने 25%, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरे पे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ एबनॉर्मल गुड्स भी है, उस पर मैं 25% थोड़ी कमाया होऊंगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो सेल है ना, ये टोटल दे दिया है 52,20,000 रुपए का, लेकिन ये पूरे में मेरा प्रॉफिट 25% नहीं है। तो मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कि एबनॉर्मल गुड्स का सेल कितने का है और बाकी जो बचेगा वो नॉर्मल गुड्स का सेल हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स का सेल, एबनॉर्मल गुड्स का सेल 1,60,000 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो बेटा। ये देखिए, आपको बोला ना ये एक मिनट मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। ये देखिए, ये आपको जो बोला था कि ये जो गुड्स है 1,60,000 में अपन ने बेचा है, 1,60,000 में हमने बेचा है, तो एबनॉर्मल को मैं अलग कर रहा हूं, ये एबनॉर्मल 1,60 है। बाकी जो बच जाएगा, मतलब क्या हुआ, 52,20,000 में से 1,60,000 माइनस कर दो, तो बाकी जो बच जाएगा वो नॉर्मल का हो जाएगा। 52,20 माइनस 1,60, ये आगे बेटा 50,60,000। ये 50,60,000 है ना, ये आपने नॉर्मल सेल किया होगा। अब इस पे प्रॉफिट अपन ने कितना कमाया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 25% ऑन कॉस्ट। अब मेरे को कॉस्ट नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये सेल है, मेरे को उसका प्रॉफिट निकालना है। तो आपको मालूम है ना, अपन प्रॉफिट को भी तो कन्वर्ट कर लेते ना, कैसे करते, प्रॉफिट 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल पर क्या हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, मतलब डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दो, 1/5 ऑन सेल। बस मेरे को सेल के ऊपर प्रॉफिट निकाला था, निकल गया। तो 1/5 ऑन सेल मतलब क्या हो गया बेटा, 50,60,000 इंटू 1/5, हाँ जी, डिवाइड बाय 5, ये आ गया 10,12,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया है। ये पर नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा बेटा, नॉर्मल गुड्स का। अब मैं इधर एबनॉर्मल पे भी तो कोई ना कोई प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल गुड्स में देखो, एबनॉर्मल गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी 1,40,000 रुपए, मतलब ये अपने ओपनिंग स्टॉक में शामिल था 1,40,000, और उसको अपन ने बेचा कितना है, 1,60,000 में, मतलब इसका मतलब अपन ने 20,000 रुपए का कमा लिया होगा बेटा प्रॉफिट। अपन ने एबनॉर्मल पे भी प्रॉफिट कमाया है, पर वो 25% है, 20,000 रुपए। तो टोटल जीपी कितना हो गया, अरे भाई मैं साल भर में जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं उसमें मेरा नॉर्मल एबनॉर्मल सब मिला के होगा ना, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ के आ गया 10,32,000 रुपए का आ गया मेरा बेटा जीपी, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा यहां पे, मेरा जीपी आ गया है 10,32,000 रुपए। और अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया अपना स्टॉक, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,72,000 रुपीज। क्या निकल गया बेटा, 6,72,000 रुपीज आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। तो आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, जीपी का रेट दे दिया, एबनॉर्मल गुड्स के बारे में दे दिया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, तो आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने बेटा पूरी कोशिश की है कि जो इन्वेंट्री का जो टॉपिक है, जो बहुत लोगों को टफ लगता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टफ लगता है 11th-12th में, तो मैंने एकदम इजीएस्ट वे में और पूरी जो भी स्टडी आईसीआई में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, मतलब स्टडी मैट वगैरह में जो भी इससे रिलेटेड, मैंने हर चीज को, हर कोने को कवर करने की कोशिश किया बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कर लेना, और जितने भी बच्चे तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो तो जरूर से उनको शेयर करना बेटा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं खुशियां बांटोगे तभी अपने को भी खुशी मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।